यो व्हाट्सअप एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम लोग यहाँ पर सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन की रिवीजन सीरीज कर रहे हैं फॉर May 26, September 26 एज वेल एज फॉर January 27 एग्जाम्स। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं आपको बता दूं, हम लोग यहाँ पर चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं। एक बार में एक दिन में हम लोग एक चैप्टर उठाते हैं, उसका पूरा का पूरा कंप्लीशन करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को फ्री कलर्ड पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर ये जो भी हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है, दिस इज रेलेवेंट फॉर May 26, September 26 एज वेल एज फॉर January 27 एग्जाम्स। एंड इस रिवीजन सीरीज से रिवीजन करने के बाद आपको 3 बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इनकम टैक्स की सेल्फ स्टडी बुक, जीएसटी की सेल्फ स्टडी बुक और स्कैनर। इन 3 बुक से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये हमारा इनकम टैक्स का शेड्यूल है, ये पूरा का पूरा हो चुका है। ये हमारा जीएसटी का शेड्यूल है और आज हम लोगों को करना है टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स वाला चैप्टर, क्योंकि आज है 4 अप्रैल। अब जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं, मैं आपको एक बार ये भी बता देता हूँ कि आपको इसके नोट्स वगैरह कैसे मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली मेरी वेबसाइट पर आना है kumarnishant.com। ठीक है, आपको सिंपली मेरी वेबसाइट पर आना है kumarnishant.com। जब आप kumarnishant.com पे आओगे तो आप लोगों को यहाँ पर आना है कोर्सेज पर। जब आप कोर्सेज पे आओगे तो कोर्सेज पे आने के बाद आप लोगों को ये वाला एक पेज दिखाई देगा। यहाँ व्यू ऑल पर क्लिक करना। व्यू ऑल पर क्लिक करने के बाद आपको सीए से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे के सारे यहाँ पर दिख जाएंगे। कॉम्बो कोर्सेज वगैरह भी हैं, वो आप वापस स्टोर पे क्लिक करके देख सकते हो। तो ये है टैक्सेशन का रिवीजन कोर्स। ठीक है, ये टैक्सेशन का रिवीजन कोर्स है। यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हम लोग करते जा रहे हैं, सबके माइंड मैप्स, फ्री कलर्ड पीडीएफ नोट्स में यहाँ पर अपलोड करता जा रहा हूँ, तो एक बार उसको जरूर देख लेना। बाकी जिन बुक्स से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है वो आप यहाँ पर बुक्स पे आके कर सकते हो। तो आपको 3 बुक्स लेनी है। एक तो इनकम टैक्स की सेल्फ स्टडी बुक, जीएसटी की सेल्फ स्टडी बुक, और आप लोगों को स्कैनर भी लेनी है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें तो अभी ऑर्डर करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप ई बुक्स भी परचेज कर सकते हो। ई बुक्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इनफैक्ट टैक्सेशन की स्कैनर का एक हार्ड कॉपी प्लस ई बुक का कॉम्बो भी बनाया हुआ है, जिससे आप अगर अभी ऑर्डर प्लेस करो तो आपको इमीडिएटली ई बुक की भी एक्सेस मिल जाए और आपके पास हार्ड कॉपी भी पहुंच जाए। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। ये 3 बुक्स से क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। और मतलब ये बहुत लेट में जाकर रियलाइज होता है कि हाँ यार ठीक है, हम लोग कायदे की किताब उठाएं और कायदे से पढ़ाई करें, तो ये बहुत लेट में समझ में आती है। तो आप लोग जितनी जल्दी समझ लोगे उतना बेहतर होगा। ठीक है, चलो सर, तो आज हम लोगों को शुरू करना है अपना आज का मुद्दा। और हमारा जो आज का मुद्दा है वो है टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। बहुत ही अच्छा खासा बड़ा सा यहाँ पर माइंड मैप बनाया हुआ है टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स का। तो इसका हम लोग डीप डाइव, डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, ठीक है, टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, इसका माइंड मैप मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं। और अब हम लोग इसका एक एक नोट उठाएंगे और उसका रिवीजन करना शुरू करेंगे। ठीक है, गुड आफ्टरनून प्रियांशी। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिवीजन ऑफ टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। ठीक है, काफी ज्यादा थियोरेटिकल चैप्टर है ये, पूरा का पूरा ही थियोरेटिकल चैप्टर है, लेकिन इससे एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आप लोग स्कैनर देखोगे तो स्कैनर में आप लोगों को टोटल कितने क्वेश्चंस यहाँ पर दिखाई देंगे। स्कैनर में अगर आप लोग देखोगे तो अच्छा खासा लंबा चैप्टर है ये, तो मतलब इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो टोटल वी हैव 33 क्वेश्चंस, वी हैव 33 क्वेश्चंस। ठीक है, तो वी हैव 33 क्वेश्चंस, तो फिर मतलब अच्छा खासा है यार कि काफी सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो दिस इज नॉट अ चैप्टर दैट कैन बी स्किप्ड, दैट शुड बी स्किप्ड रादर। एंड इसमें जितना भी ज्यादा हम लोग अच्छे से करेंगे, एक्चुअली जीएसटी के सभी थियोरेटिकल चैप्टर्स के साथ ऐसे ही है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का थियोरेटिकल वाला पोर्शन हो, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, टीडीएस, टीसीएस, टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, ई वे बिल, रिटर्न्स, पेमेंट ऑफ टैक्स, ये जितने भी जीएसटी के थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं ना, इन सारे चैप्टर्स में से मिलकर काफी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, मतलब 20-25 मार्क्स का आप लोग मान के चल सकते हो कि ये थियोरेटिकल चैप्टर्स में से आएगा। तो इसलिए इसको स्किप नहीं करना है हम लोगों को। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए माइंड मैप्स बनाकर दिए हुए, और माइंड मैप्स का पर्पस ही ये है कि आप लोगों के लिए चीजें याद रखना, रिकॉल कर पाना आसान हो। ठीक है, तो इसलिए इसको स्किप नहीं करना बिल्कुल भी कहीं से भी, और अच्छे से पढ़ते रहना, अच्छे से रिवाइज करते रहना, जिससे मार्क्स लूज ना हो इसके। ठीक है, चलो, तो पहली चीज, अब ये टैक्स इनवॉइस क्रेडिट और डेबिट नोट्स, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। देखो, हम सब लोगों को पता है कि इनवॉइस क्या होती है। ठीक है, हम सब लोगों को पता है कि इनवॉइस क्या होती है। जब भी आप सामान खरीदते हो तो दुकानदार आपको एक बिल देता है, उसी बिल को इनवॉइस कहा जाता है। जीएसटी के हिसाब से जब वो बिल बनाया हुआ रहता है तो उसको टैक्स इनवॉइस कहा जाता है। ठीक है, जब वो बिल जीएसटी के हिसाब से बना हुआ होता है तो उसको टैक्स इनवॉइस कहा जाता है। राइट, अब गुड्स के केस में जो टैक्स इनवॉइस है वो किस तरह से होती है, इसके बारे में हम लोग एक बार ऑलरेडी बात कर चुके हैं जब हम लोगों ने टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर किया था, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स, तो नॉर्मल केस में कब कब होनी चाहिए, कब आपकी इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए, अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ मूविंग द गुड्स। ठीक है,
तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूविंग द गुड्स फॉर डिलीवरी, और अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, ठीक है, अपॉन डिलीवरिंग और मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द रेसिपिएंट। ये हमारी टैक्स इनवॉइस, गुड्स के केस में टैक्स इनवॉइस हमारी ये यहां तक इशू हो जानी चाहिए। दिस इज द टाइम फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस, ठीक है। फिर अब हम लोग कंटिन्यूअस सप्लाई के बारे में बात करते हैं। तो गुड्स की कंटिन्यूअस सप्लाई का मतलब क्या होता है, जैसे गैस पाइपलाइन से आती है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी जब टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर भी किया था। तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में क्या हो जाता है कि अगर पाइपलाइन से आपके पास गैस आ रही है, 3 महीने से ज्यादा का आपके पास आया जा रहा है, तो फिर उसके लिए आपको इनवॉइस कब इशू करनी होती है, ठीक है। अगर मैं सपोज आपको गुड्स की सप्लाई कर रहा हूं जो कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो बाय व्हेन वुड आई बी रिक्वायर्ड टू इशू द टैक्स इनवॉइस। तो अब इसमें दो चीजें होंगी, एक तो मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स देता रहूंगा पीरियोडिकली, तो जब भी मैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इशू करूंगा तब मुझे उतने की इनवॉइस रेज करनी पड़ेगी, या फिर अगर आप मुझे पेमेंट कर दोगे तो जैसे ही मुझे पेमेंट रिसीव होगा तब मुझे एक टैक्स इनवॉइस इशू करनी होगी, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि इसकी डेफिनेशन में क्या आता है, लेट्स सी। इसकी डेफिनेशन में आता है, दिस रेफर्स टू गुड्स प्रोवाइडेड और अग्री टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली और ऑन अ रिकरिंग बेसिस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। डेफिनेशन में हम लोग देखें तो सप्लाई कैन अकर वाया वायर, केबल, पाइपलाइन और अदर कॉन्डुइट्स। सप्लायर इनवॉइसेस द रेसिपिएंट रेगुलरली और पीरियोडिकली, ठीक है। तो इनवॉइस कब आपको इशू करनी होती है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच स्टेटमेंट या फिर पेमेंट, ठीक है। अगर गुड्स आपने अप्रूवल या रिटर्न के बेसिस पर सेंड किए हुए हैं, ठीक है, अभी गुड्स आपने बेचे नहीं है, तो इसमें भी मैंने आप लोगों को एग्जांपल में बताया था कि जब भी आप Amazon वगैरह से कुछ भी सामान मंगवाते हो, जब भी आप Amazon वगैरह से कोई भी सामान मंगवाते हो, तो Amazon से जो भी आप सामान मंगाते हो वो एक तरह से सप्लाई सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस ही होता है, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप उसको कितने दिनों के अंदर अंदर रिटर्न भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने Amazon से सामान मंगवाया तो वो हो गया सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब आपने गुड्स अपने पास से भिजवाए तब तो आपको इनवॉइस रेज करने की जरूरत नहीं है, तो आप इनवॉइस कब रेज करोगे, या तो जब गुड्स एक्चुअली बिक जाएंगे, मतलब जब गुड्स की सप्लाई हो जाएगी तब, या फिर गुड्स के रिमूवल के 6 महीने के बाद। अगर 6 महीने के अंदर अंदर ना तो सप्लाई हुई ना तो गुड्स वापस आए, तो जैसे ही 6 महीने एक्सपायर होंगे तभी आपको इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी, ठीक है। तो टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, या फिर विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल व्हिचएवर इज अर्लियर, ठीक है। ये हमारे पास टैक्स, ये हमारे पास टैक्स इनवॉइस फॉर गुड्स आ जाता है। सिमिलरली हमारे पास टैक्स इनवॉइस फॉर सर्विसेज भी है, इसके बारे में भी हम लोगों ने टाइम ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में बात की थी। आओ इसके बारे में और देखते हैं। तो देखो, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर वो सर्विस सप्लाई कर रहा है तो उसको टैक्स इनवॉइस रेज करनी होती है, ठीक है। जब उसने सर्विस सप्लाई कर दी तो सर्विस सप्लाई होने के 30 दिन के अंदर अंदर उसको टैक्स इनवॉइस रेज करनी होती है, लेकिन बैंक्स और इंश्योरेंस के केस में ये वाली जो टाइम लिमिट है इसको 45 डेज किया हुआ है। डन। तो a registered person supplying taxable services must issue a tax invoice either before or after the provision of service but within a prescribed period, ठीक है। तो जैसे जब आप लोगों ने यहाँ पर कोर्स परचेज किया, फास्ट ट्रैक बैच अगर आप लोगों ने परचेज किया, तो या आपने रेगुलर बैच परचेज किया, या आपने कोई भी और प्रोडक्ट परचेज किया, तो आपको इनवॉइस तुरंत मिल जाती है। आपको सर्विस अभी मिलनी पूरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आपको इनवॉइस मिल जाती है। लेकिन हम लोग ऐसा भी कर सकते थे कि मैं पूरा का पूरा बैच कर लूं, मैं पूरा रेगुलर बैच कंप्लीट कर लूं, या मैं पूरा फास्ट ट्रैक बैच कंप्लीट कर लूं, और बैच कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर अंदर भी मैं इनवॉइस आपको दे सकता था, ठीक है। अब इशुएंस एट सेसेशन ऑफ सप्लाई, मान लो ऐसा होता है कि आपने सपोज मेरा फास्ट ट्रैक बैच परचेज किया और मैंने थोड़ा सा पढ़ा के उसके बाद मैंने कहा यार अब मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है, अब मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो जब आपने बैच परचेज किया तब कोई इनवॉइस वगैरह कुछ भी नहीं थी, लेकिन अब थोड़ी सी सप्लाई देने के बाद मैंने कहा यार अब मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो मुझे इनवॉइस रेज करनी होगी। कितने तक की इनवॉइस रेज करनी होगी, जितने तक का भी पोर्शन मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उतने तक की इनवॉइस मुझे रेज करनी होगी। तो अगर सप्लाई जो है वो शुरू हो जाती है लेकिन पूरी कंप्लीट होने से पहले बीच में बंद हो जाती है, तो जब सप्लाई बंद होती है उस टाइम तक की, उस पॉइंट तक की जो भी इनवॉइस है वो आपको रेज करनी होती है, ठीक है। तो इशुएंस एट सेसेशन ऑफ सप्लाई, देखो, इफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड्स बिफोर कंप्लीशन एन इनवॉइस शुड बी इशूड व्हेन द सप्लाई सीजेस, कब, जब सप्लाई रुकती है, कवरिंग द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई मेड बिफोर सेसेशन। तो जितना भी सप्लाई रोकने से पहले आपने जितना भी सप्लाई किया उतने की इनवॉइस आपको रेज करनी हो जाती है। डन। ऑलराइट, अब यहां पर हम लोगों ने टाइम लिमिट फॉर इशूइंग द टैक्स इनवॉइस इन नॉर्मल केसेस में देखा। एक तो इंश्योरेंस, बैंक्स वगैरह के केस में 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई, और अदर्स के केस में 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब ये जो इंश्योरेंस और बैंकर्स वाले हैं, यहाँ पर एक और चीज डाली हुई है कि अगर एक ही ब्रांच की डिस्टिंक्ट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, सॉरी एक ही बैंक की अगर डिस्टिंक्ट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, तो देखो उनको अपनी इनवॉइस कब रेज करनी पड़ती है। तो इंश्योरेंस, बैंक्स, टेलीकॉम ऑपरेटर्स एंड नोटिफाइड सप्लायर्स प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विसेज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस, ठीक है, अगर वो डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज को, तो दे कैन इशू इनवॉइसेस बिफोर और एट द टाइम द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन देयर बुक्स,
ठीक है, जब वो अपने बुक्स में इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक वो इनवॉइस रेज कर सकते हैं, या फिर बिफोर द एंड ऑफ द क्वार्टर द सप्लाई वाज मेड, जिस क्वार्टर में सप्लाई दी गई उस क्वार्टर से पहले पहले, मतलब उस क्वार्टर के एंड में वो अपनी इनवॉइस रेज कर सकते हैं। ठीक है, उस क्वार्टर के एंड में वो अपनी इनवॉइस रेज कर सकते हैं। डन। अच्छा, अब कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में आते हैं। तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में हम लोगों ने देखा था 3 केसेस होते हैं। ठीक है, 3 केसेस कौन कौन से होते थे कि या तो डेट ऑफ पेमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, अगर डेट ऑफ पेमेंट ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट से पहले पहले इनवॉइस रेज कर दो, अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है तो पेमेंट के समय इनवॉइस रेज कर दो, या फिर अगर कंप्लीशन ऑफ इवेंट से लिंक्ड है पेमेंट, अगर द पेमेंट इज लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट। सपोज आप मेरा फास्ट ट्रैक बैच लेते हो और मैं आपसे कहता हूं कि चलो ठीक है, जब डीटी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आप 50% पेमेंट दे देना, और जब आईडीटी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आप बचा हुआ 50% पेमेंट दे देना। तो जैसे ही डीटी का पोर्शन कंप्लीट होगा, आई विल हैव टू रेज द इनवॉइस फॉर एटलीस्ट 50% ऑफ द एंटायर सप्लाई। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन में क्या हो गया, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन्वॉल्व्स सर्विसेज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली और ऑन अ रेकरिंग बेसिस अंडर कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स विद पीरियोडिक पेमेंट्स। ड्यू डेट क्या हो जाता है, इफ द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट देन ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, if the due date is not mentioned in the contract then before or at the time the payment is received, and if the payment is linked to the completion of an event then on or before the completion of that event। ठीक है, ये हम लोगों का यहां पर निकल कर आ जाता है। अब एक इनवॉइस के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए, ठीक है, एक इनवॉइस के अंदर कौन कौन सी चीजें मेंशन होनी चाहिए। अब देखो इससे रिलेटेड ना कई बार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि इनवॉइस में कौन कौन सी चीजें मेंशन होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो इसके लिए ना बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओगे ना, या आप सिंपली ये देखना, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया है kumarnishant.com से ही अगर आपने कोई परचेज किया तो आपको एक प्रॉपर टैक्स इनवॉइस जनरेट होकर जाती है। ठीक है, तो अब आप उसमें देखो, उसमें मेरा GSTIN होता है, उसमें जो भी आपने सामान लिया है उसका डिस्क्रिप्शन होता है, अगर आपने रेगुलर बैच लिया है, फास्ट ट्रैक बैच लिया है, बुक्स लिए हैं, तो जो भी है उसका डिस्क्रिप्शन होता है, उसकी वैल्यू मेंशन होती है, वैल्यू क्या कि GST मेंशन होता है, फिर फाइनल वैल्यू मेंशन होती है, मेरा उसमें साइन होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, सारी चीजें होती है ना। तो देखो पर्टिकुलर्स कंटेन इन द इनवॉइस, तो इसमें ना बहुत ज्यादा आपको याद रखने का ऐसा कुछ नहीं है ना कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स रटने पड़ेंगे। कुछ कुछ पॉइंट्स पर अगर आपका फोकस जाएगा ना, कुछ कुछ पॉइंट्स अगर आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग लगाकर भी सोचोगे तो आप बहुत आराम से इस वाले चैप्टर को कर सकते हो। ठीक है, जैसे नेम एड्रेस एंड GSTIN ऑफ सप्लायर होना ही होना है ना। कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर एंड डेट ऑफ इशू, तो इनवॉइस पर डेट भी रहेगा और इनवॉइस का एक नंबर भी रहता है, तो वो भी होगा ही होगा। नेम एड्रेसेस एंड GSTIN ऑफ द रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, अगर B2B सप्लाई है तो जो रेसिपिएंट है वो भी रजिस्टर्ड है तो उसका भी GSTIN होना चाहिए। जैसे अगर मैं सर्विसेज सप्लाई करता हूं, ठीक है, मैं सर्विसेज किसको सप्लाई कर रहा हूं, मैं ग्रो को सर्विस सप्लाई करता हूं, मैं फिनोलॉजी को सर्विस सप्लाई करता हूं, उन लोगों के लिए मैं कोर्सेज बनाता हूं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड। तो जब मैं ग्रो को इनवॉइस इशू करता हूं तो ग्रो भी तो रजिस्टर्ड है, तो ये B2B सप्लाई हो जाती है। ठीक है, एंड सिंस दिस इज अ B2B सप्लाई, तो जो भी मैं अपनी इनवॉइस में GSTIN मेंशन करता हूं, अपना तो GSTIN मेंशन करता ही हूं, ग्रो वालों का भी GSTIN में मेंशन करता हूं। ठीक है, क्योंकि जब तक मैं ग्रो वालों का GSTIN मेंशन नहीं करूंगा तब तक मैं आउटवर्ड सप्लाईज वाला जो रिटर्न मुझे फाइल करना होता है GSTR 1 या 1A वाला, उसमें मैं ग्रो वालों की GSTIN कैसे बताऊंगा, और अगर वो नहीं बताऊंगा तो ग्रो वालों को क्रेडिट कैसे मिलेगा। तो इसलिए अगर B2B सप्लाई है तो सप्लायर का भी GSTIN होना चाहिए और रेसिपिएंट का भी GSTIN होना चाहिए। ठीक है, तो नेम एड्रेस एंड GSTIN ऑफ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। अब देखो, name and address of unregistered recipient along with delivery address, name and state code where the value of taxable supply is greater than equal to 50,000 rupees। ठीक है, अब अगर B2B सप्लाई है तब तो रेसिपिएंट का एड्रेस मेंशन करना जरूरी है, लेकिन अगर B2C सप्लाई है तो फिर B2C सप्लाई में ये बोला गया है कि अगर 50,000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू है तो फिर आपको स्टेट वगैरह मेंशन करना होगा, डिलीवरी एड्रेस आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, where the value of taxable supply is less than 50,000, name and address of unregistered recipient along with delivery address, name and state code only when the recipient requests for it। ठीक है, मतलब अगर सप्लाई की वैल्यू 50,000 रुपए या उससे ज्यादा है, ठीक है, अगर B2C सप्लाई है और वैल्यू 50,000 रुपए या उससे ज्यादा है तब मुझे ये सारी की सारी चीजें मेंशन करना कंपलसरी है। लेकिन अगर वैल्यू 50,000 से कम है तो मुझे ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी ओनली अगर रेसिपिएंट ये बोलेगा कि अरे लिख दो ना यार, स्टेट भी लिख दो, एड्रेस भी लिख दो वगैरह वगैरह, तो ही मुझे लिखना होगा। देन HSN, हम लोगों ने बात की थी कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर होता है जिससे हर प्रोडक्ट को कोड किया गया है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि ये वाला जो स्मार्ट बोर्ड है जिस पे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो इस स्मार्ट बोर्ड का भी कोई ना कोई एक HSN कोड है।
ठीक है। इस स्मार्ट बोर्ड का भी कोई ना कोई एक HSN कोड है, जो मैं सर्विसेज आपको दे रहा हूं उसका भी कोई ना कोई एक HSN कोड है। तो आप अपनी इनवॉइस पर जब देखोगे ना, जो आपको kumarnishan.com से मिली है, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज के बगल में आपको HSN कोड भी दिखाई देगा, ठीक है। HSN कोड भी आप लोगों को दिखाई दे जाता है। डन। सुनंद पूछ रहे हैं सर आपकी सर्विसेज कंटिन्यूअस सर्विसेज में आएंगी ना? यस, जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ वो कंटिन्यूअस सर्विसेज में आएंगी, क्योंकि यूजुअली बैच की जो ड्यूरेशन होती है वो 3 महीने से ज्यादा हो जाती है, ठीक है। बट हम लोग तो मतलब जो मैं आप लोगों को इनवॉइस रेस करता हूँ वो तो मैं आपको पहले ही सप्लाई मिलने से पहले ही इनवॉइस रेस कर देता हूँ। तो हम लोगों का ये सब कोई पंगा नहीं होता है कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या है, कैसे है, क्या है। तो हमारा बड़ा सिंपल सा चलता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो गया, क्वांटिटी इन केस ऑफ गुड्स ये भी मेंशन करना ही पड़ेगा, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई देनी पड़ेगी, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई देनी पड़ेगी, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल वैल्यू एंड टैक्सेबल वैल्यू, क्योंकि हो सकता है कि कुछ सप्लाईज एग्जेम्प्ट हो, ठीक है, हो सकता है कुछ सप्लाईज एग्जेम्प्ट हो तो उनकी भी वैल्यू देनी पड़ेगी। देन टैक्स रेट, CGST, SGST, IGST, अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, कितना टैक्स लगा है वो, प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन होगा, एड्रेस ऑफ द डिलीवरी वेयर डिफरेंट दैन प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई के अलावा कोई और किसी और जगह पर डिलीवर करना है तो वो डिलीवरी वाला एड्रेस भी मेंशन करना पड़ेगा। टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ठीक है, अगर टैक्स रिवर्स चार्ज पे करना होगा तो वो भी एड्रेस मेंशन होता है, ठीक है। जैसे जब मैं चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन लेता हूँ या मैं क्लॉड का सब्सक्रिप्शन देता हूँ तो वो लोग जो भी इनवॉइस देते हैं उस पर लिखा रहता है कि टैक्सेस टू बी पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गई, ठीक है। अगर मैं क्लॉड का सब्सक्रिप्शन लेता हूं तो दैट इज एन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, तो ये सप्लाई हो जाती है, सेक्शन 7(1)(b). डन। Signature of supplier or authorized signatory not required if e-invoice is issued as per the Information Technology Act 2000. This is not the Income Tax Act. ठीक है, IT Act का मतलब यहाँ पर इनकम टैक्स नहीं है, यहाँ पर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये ई इनवॉइस क्या होती है, इससे रिलेटेड हमारे पास पूरा का पूरा लंबा डिस्कशन चलने वाला है अभी ई इनवॉइस को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर ई इनवॉइस जनरेट हो रही है तो आपको मैन्युअली साइन वाइन करने की कोई जरूरत नहीं होती है। QR कोड हैविंग एम्बेडेड IRN इन इट इन केस ऑफ ई इनवॉइस इशूड। तो जब ई इनवॉइस इशू होती है तो उसमें QR कोड होता है और उसके अंदर एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर भी होता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को अभी आप लोगों को आप लोग फिलहाल के लिए जाने दे सकते हो। अभी थोड़ी देर में ही हम लोग समझेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स का सिग्निफिकेंस क्या है। हम लोग ई इनवॉइस जनरेट करने का पूरा प्रोसेस समझेंगे, हम लोग उसमें QR कोड की इंपॉर्टेंस समझेंगे, QR कोड किस तरह से यूज होता है, किस तरह से यूजफुल होता है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ऑलराइट, अब हम लोग आ जाते हैं सर आगे, और अब हम लोग आ गए यहाँ पर QR कोड पर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं QR कोड पर। तो अब देखो, ध्यान से देखना, काफी लंबा है ये QR कोड। सबसे पहले तो देखते हैं दो चीजें, ठीक है। सबसे पहले दो चीजें यहां पर, गवर्नमेंट्स पावर टू स्पेसिफाई QR कोड ऑन टैक्स इनवॉइस, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास एक पावर है कि वो कह सकती है कि भाई तुम अपने टैक्स इनवॉइस पर QR कोड मेंशन करो। आपने कई जगह देखा होगा, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो या कोई भी सर्विस खरीदते हो तो इनवॉइस के ऊपर QR कोड मेंशन होता है, ठीक है। तो the government can mandate that tax invoices include a QR code based on the council's recommendation. तो GST की काउंसिल के रिकमेंडेशन के बेसिस पे गवर्नमेंट ये नोटिफाई कर सकती है कि एक टैक्स इनवॉइस के ऊपर QR कोड होना चाहिए। A notification will outline the conditions and restrictions regarding QR codes, ठीक है। तो वो नोटिफिकेशन बताएगी कि कब कब QR कोड डालना पड़ेगा, कब कब QR कोड नहीं डालना पड़ेगा। अब ये तो हम लोगों ने पहली ब्रांच पढ़ी, गवर्नमेंट्स पावर टू स्पेसिफाई QR कोड ऑन टैक्स इनवॉइस। और अब हम लोग यहाँ पर दूसरी चीज पढ़ने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग QR कोड। ये QR कोड कैसे होता है, क्या होता है, किस तरह से फंक्शन करता है, उसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। दो तरह के QR कोड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग देखोगे तो दो तरह के QR कोड्स होते हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि ये QR कोड होता ही क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे QR कोड होता क्या है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नोटिफिकेशन फॉर मैंडेटरी QR कोड, ठीक है। कौन सा ऐसा नोटिफिकेशन है जो कहता है कि QR कोड मैंडेटरी होना चाहिए और कब होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। और ये हो गया हमारा, ये हम लोगों का बेसिकली डायनेमिक QR कोड है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एक स्टैटिक QR कोड भी आता है। तो देखो, अंडरस्टैंडिंग QR कोड वाला जो है, ये जो अंडरस्टैंडिंग QR कोड वाला है ना, इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर हमारे पास तीन चीजें। एक तो भाई कि QR कोड है क्या, तो दिस इज व्हाट इज QR कोड, व्हाट इज अ QR कोड, ठीक है। तो ये रहा, A QR code is an encoded representation of an e-invoice, ठीक है। तो e-invoice जब भी जनरेट होती है तो उसका एक encoded representation है, उसी को QR कोड बोलते हैं, ठीक है। अब ये e-invoice क्या होती है, अच्छा मैं आपको अभी बता देता हूं। e-invoice का मतलब कंप्यूटर से डिजिटली इनवॉइस जनरेट करना नहीं होता है, ठीक है। e-invoice का मतलब
कंप्यूटर से डिजिटली इनवॉइस जनरेट करना नहीं होता है। आजकल कोई भी इनवॉइस अगर लोग जनरेट करते हैं तो वो कंप्यूटराइज इनवॉइस ही होती है, वो डिजिटल इनवॉइस होती है। ठीक है, आप हाथ से पेपर पे इनवॉइस नहीं जनरेट करते हो, आप कंप्यूटर में अपना टाइप करते हो, वैल्यू डिस्क्रिप्शन वगैरह सब चीजें डालते हो और कंप्यूटर आपको एक इनवॉइस जनरेट करके दे देता है। दैट इज नॉट एन ई इनवॉइस, दैट इज अ नॉर्मल डिजिटल इनवॉइस। ठीक है, दैट इज अ नॉर्मल डिजिटली जनरेटेड इनवॉइस। ठीक है, दैट इज अ नॉर्मल डिजिटली जनरेटेड इनवॉइस। ई इनवॉइस में क्या होता है कि जो भी डिजिटल इनवॉइस होती है उसको आपको जीएसटी के पोर्टल पर डालना पड़ता है और जीएसटी का पोर्टल उसको कन्वर्ट करता है और एक ई इनवॉइस बनाता है। ठीक है, तो वो एक सेपरेट प्रोसेस है। तो जस्ट कि आप लोग जब तक हम लोग वहां पर, वैसे तो जब हम ई इनवॉइस वाला प्रोसेस अभी पूरा का पूरा पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा, लेकिन तब तक भी आपके दिमाग में ये वाला कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं आपको ये वाली चीज बता रहा हूं कि जो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से इनवॉइस जनरेट करते हो उसको ई इनवॉइस नहीं कहा जाता है। ठीक है, उसे ई इनवॉइस नहीं कहा जाता है, वो नॉर्मली आपकी इनवॉइस है, चाहे आप उसको मैन्युअली जनरेट करो चाहे आप उसको डिजिटली जनरेट करो। लेकिन जब भी सारी की सारी इनवॉइसेस को आपको जीएसटी के पोर्टल पर डालते हो और कोई ना कोई प्रोसेस करते हो तब जाकर वो ई इनवॉइस में कन्वर्ट होती है। ठीक है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे कन्वर्ट होती है, उसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम क्यूआर कोड के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्यूआर कोड में सबसे पहले हम लोगों ने बात की कि क्यूआर कोड है क्या। तो एक ई इनवॉइस का एनकोडेड रिप्रेजेंटेशन होता है क्यूआर कोड। ठीक है, और अब क्यूआर कोड के अंदर हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। एक तो आता है हमारे पास डायनेमिक क्यूआर कोड। ठीक है, एक हमारा होता है डायनेमिक क्यूआर कोड और दूसरा हमारे पास होता है स्टैटिक क्यूआर कोड। दूसरा हमारे पास होता है स्टैटिक क्यूआर कोड। ठीक है, अब हम डायनेमिक क्यूआर कोड के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, डायनेमिक क्यूआर कोड के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो डायनेमिक क्यूआर कोड में सबसे पहली बात तो ये होती है कि भाई ये होता क्या है। ठीक है, डायनेमिक क्यूआर कोड में सबसे पहले देखते हैं कि ये होता क्या है। तो दिस इज बेसिकली यूनिक टू ईच इनवॉइस एंड एक्सपायर्स अपॉन पेमेंट। ठीक है, तो ये जो डायनेमिक क्यूआर कोड होता है ये हर ई इनवॉइस के लिए यूनिक होता है और जैसे ही उस इनवॉइस के अगेंस्ट में पेमेंट होता है ये डायनेमिक क्यूआर कोड एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इशूड क्राइटेरिया फॉर क्यूआर कोड्स ऑन इनवॉइसेस। डन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनवॉइस पर क्यूआर कोड डालने के लिए कुछ कुछ क्राइटेरिया इशू किए। देखो, रजिस्टर्ड पर्संस ध्यान से देखना, रजिस्टर्ड पर्संस विद टर्नओवर एक्सीडिंग 500 करोड़। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्संस विद टर्नओवर एक्सीडिंग 500 करोड़। अगर किसी कोई बंदा रजिस्टर्ड है और उसका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ऊपर है। ठीक है, registered person with turnover exceeding 500 crores must issue invoices to unregistered persons with a dynamic QR code। तो B2C invoices पर एक dynamic QR code होना चाहिए। ठीक है, dynamic QR code कहां होना चाहिए, B2B पर या B2C पर, B2C पर। अगर मेरा टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर होता है तो जब भी मैं B2C इनवॉइसेस रेज करूंगा तो एक डायनेमिक क्यूआर कोड मुझे देना होगा। अभी फिलहाल क्या आप लोगों ने जो भी फास्ट ट्रैक बैच परचेज किया या रेगुलर बैच परचेज किया kumarnishant.com से, क्या आपको वहां पर कोई डायनेमिक क्यूआर कोड दिखाई दिया था? नहीं, कोई डायनेमिक क्यूआर कोड नहीं दिखाई दिया था। क्यों? क्योंकि अभी मेरा टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर नहीं है। ठीक है, अरे नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। किन किन लोगों को डायनेमिक क्यूआर कोड लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। एक तो ये कुछ नोटिफाइड सर्विस वाले। ठीक है, सर्विस सप्लायर्स ऑफ स्पेसिफिक नोटिफाइड सर्विसेज, सर्विस सप्लायर्स ऑफ स्पेसिफिक नोटिफाइड सर्विसेज। ठीक है, अब ये रूल 54 है, इसके 2, 3, 4 और 4A है। ये सारे नंबर्स, सेक्शन नंबर्स और रूल नंबर्स, ये सब आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स या एनबीएफसीज वगैरह के बारे में। इन लोगों को कंसोलिडेटेड इनवॉइसेस इशू करनी होती हैं मंथली। ठीक है, और रेसिपिएंट के एड्रेसेस मैंडेटरी नहीं होते हैं। ये जो भी बैंक्स वगैरह होते हैं, आप सोचो कभी भी किसी भी बैंक में चले जाओ आप, क्या बैंक खाली मिलता है आपको? नहीं। तो बैंक में तो दिन भर सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो बैंक्स को साल के, और बैंक्स के B2B ट्रांजैक्शंस नहीं होते, मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर B2C ट्रांजैक्शंस ओनली। तो बैंक्स के लिए लोगों ने बोला हुआ है कि आप कंसोलिडेटेड मंथली इनवॉइस जनरेट कर दीजिए, दैट्स इट। रेसिपिएंट का एड्रेस डालने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अब आप इधर देखो, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज के लिए भी क्या एक्सेप्शन निकाला हुआ है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, आप यहां से बाहर निकलो, आपको कहीं पर बस से जाना है। ठीक है, तो अब आप बस के कंडक्टर से टिकट लेते हो। ठीक है, आप बस के कंडक्टर से टिकट लेते हो, तो कंडक्टर के पास भी सुबह से लेकर शाम तक कितने सारे पैसेंजर्स हैं। क्या उन लोगों के लिए पॉसिबल है कि वो आपके लिए ई इनवॉइसेस बना के दें या इनवॉइसेस भी बना के दें? उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो ये माना जाता है कि जो भी वो टिकट इशू करते हैं ना, उसी टिकट को ई इनवॉइस, उसी टिकट को इनवॉइस मान लिया जाता है। ठीक है,
तो टैक्स इनवॉइस या डॉक्यूमेंट विद कंसाइनमेंट डिटेल्स इंक्लूड्स व्हीकल रजिस्ट्रेशन, कंसाइनर एंड कंसाइनी डिटेल्स। उसके बाद देखो यहाँ पर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में इनवॉइस एज टिकट्स, नो रेसिपिएंट एड्रेसेस रिक्वायर्ड, ठीक है, नो रेसिपिएंट एड्रेसेस रिक्वायर्ड, ठीक है। और ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, इसके बारे में अभी हम लोगों ने देखा कि इसमें जो टैक्स इनवॉइस या डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसमें कंसाइनमेंट की डिटेल्स इनको डालनी होगी, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर, कंसाइनर और कंसाइनी की डिटेल्स इनको डालनी होगी। मैंने एक्चुअली जब ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी पढ़ा तो मैंने आपको समझा ये वाला दिया, पढ़ी ये वाला दिया, इसलिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा, ठीक है। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बेसिकली करता क्या है, गुड्स सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। कोई तो एक कंसाइनर होता है जिसका सामान दूसरी जगह पर जाना होता है, कोई एक कंसाइनी होता है जहां पर सामान रिसीव होता है, ठीक है। तो कंसाइनर और कंसाइनी की डिटेल्स, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी की सारी चीजें उसको डालनी होती है। डन। और उसके बाद हमारे पास आता है मल्टीप्लेक्स सिनेमा टिकट्स, ठीक है। अब आजकल धुरंधर देखने कितने सारे लोग जा रहे हैं, क्या पीवीआर के लिए पॉसिबल है कि सबको इनवॉइसेस देता रहे? पीवीआर के लिए पॉसिबल नहीं है, तो जो भी मूवी टिकट्स दिए जा रहे हैं उसी को इनवॉइस मान लिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक टिकट एक्ट्स एज एन इनवॉइस, रेसिपिएंट डिटेल्स आर नॉट नीडेड, ठीक है। यहां पर भी रेसिपिएंट की डिटेल्स की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे केस में डायनेमिक क्यूआर कोड डालने की भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे केस में नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड, ऐसे केस में ऐसे केसेस में क्यूआर कोड डालने की भी कोई जरूरत नहीं होती है। और उसके बाद ये वाले OIDAR सर्विस सप्लायर्स, तो ये तो इन लोगों को भी डायनेमिक क्यूआर कोड डालने की जरूरत नहीं होती है, ये आप लोग सीए फाइनल में पढ़ोगे। देन वी हैव एक्सपोर्ट्स, ठीक है, देन वी हैव एक्सपोर्ट्स, ध्यान से देखना। Regarding supplies made for exports, even though a registered person sells goods or services to an unregistered person, the requirement for a dynamic QR code does not apply. जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं कुछ भी सामान एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मैं तो रजिस्टर्ड हूं, लेकिन जाहिर सी बात है जहां पर भी मैं भेज रहा हूं अपना सामान या अपनी सर्विसेज, वो बंदा तो इंडिया के जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो इवन दो दिस इज अ B2C सप्लाई और मेरा टर्नओवर हो सकता है 500 करोड़ क्रॉस कर चुका होगा, लेकिन फिर भी मुझे डायनेमिक क्यूआर कोड लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। दिस इज बिकॉज ई इनवॉइसेस नीड टू बी इशूड फॉर एक्सपोर्ट सप्लाईज, ट्रीटिंग देम एज बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे ई इनवॉइसेस जनरेट करनी पड़ती हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, और ई इनवॉइस जब जनरेट होती है तो उसको B2B ट्रांजैक्शन मान लिया जाता है, ठीक है। ई इनवॉइस को B2B ट्रांजैक्शन मान लिया जाता है, ठीक है। आओ, हमारे पास इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, हमारे पास इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर मैं क्यूआर कोड को अगर मैं डायनेमिक क्यूआर कोड को डिजिटली डिस्प्ले कर दूं, ठीक है, अगर मैं क्यूआर कोड को डिजिटली डिस्प्ले कर दूं, फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर प्रयागराज में जो पेट्रोल मैं जहां पर भरवाने जाता हूं, ठीक है, जब मैं यहां पर प्रयागराज के अंदर पेट्रोल भरवाने जाता हूं, जिस पेट्रोल पंप पे जाता हूं वहां पर एक क्यूआर कोड होता है, वो स्टैटिक क्यूआर कोड है। वो स्टैटिक क्यूआर कोड क्यों है? क्योंकि वो पेट्रोल पंप के पिलर पर लगा हुआ है। मैं जैसे ही जाता हूं मैं उसको स्कैन करके रेडी रहता हूं, ठीक है, मैं कहता हूं भाई टंकी फुल कर दे, और वो जितना भी पैसा आता है मैं उसको उस पे गूगल पे पे डाल देता हूं और पेमेंट तुरंत हो जाता है, ठीक है। बट अभी मैं किसी और शहर में गया हुआ था, और रिसेंटली जब मैं किसी और शहर में गया और मैंने उनसे कहा कि गाड़ी की टंकी, वो पेट्रोल की टंकी फुल कर दो, और मैं उससे कहा कि आपका क्यूआर कोड कहाँ है, तो बोला नहीं वो हमें जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है, वो हमें जनरेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ही फिल्ड द टैंक, देन ही सॉ कि कितना अमाउंट आया, देन ही जनरेटेड दैट स्पेसिफिक क्यूआर कोड ऑन अ डिजिटल डिस्प्ले, ठीक है। तो उन्होंने मशीन दिखाई, उसने अपनी मशीन में डाला और मशीन पे एक डिजिटल क्यूआर कोड निकल कर आया। वो क्यूआर कोड सिर्फ उसी वाले पेमेंट के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये भी हो गया डिजिटल डिस्प्ले ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड। अगर डायनेमिक क्यूआर कोड का डिजिटल डिस्प्ले है तो उसको इनवॉइस पे डालने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर डायनेमिक क्यूआर कोड का डिजिटल डिस्प्ले है तो उसको इनवॉइस में डालने की कोई जरूरत नहीं होती है। डन। देखो, तो डिजिटल डिस्प्ले में क्या हो गया, क्यूआर कोड प्रोवाइडेड डिजिटली, एग्जांपल ऑन स्क्रीन, इनवॉइस रेफरेंस, इनवॉइस क्रॉस रेफरेंसेस डिजिटल क्यूआर कोड। इनवॉइस पे डिजिटल क्यूआर कोड का क्रॉस रेफरेंस आ जाता है। इनवॉइस की वैलिडिटी क्या होती है? इनवॉइस डीम्ड कंप्लायंट विद द क्यूआर कोड रिक्वायरमेंट। तो मान लिया जाता है कि इनवॉइस पर क्यूआर कोड आ चुका है। पर्पस क्या है? एनकरेजेस डिजिटल पेमेंट्स वाया मोबाइल वॉलेट्स, ठीक है। तो डिजिटल पेमेंट इससे एनकरेज होता है। ऑलराइट, अब ये देखो पैरामीटर्स या डिटेल्स कैप्चर्ड इन डायनेमिक क्यूआर कोड। तो डायनेमिक क्यूआर कोड में कौन कौन सी डिटेल्स कैप्चर होती हैं? सप्लायर का GSTIN नंबर कैप्चर होता है, सप्लायर की UPI ID, पेई का बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड, इनवॉइस नंबर और डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू एंड GST ब्रेकडाउन, ये सब डायनेमिक क्यूआर कोड में कैप्चर हो जाता है, ठीक है। अब देखो कंप्लायंस विद डायनेमिक क्यूआर कोड रिक्वायरमेंट्स, लेट्स लुक एट दिस। वेरियस सिनेरियोज एग्जामिन्ड फॉर कंप्लायंस, ठीक है। अब यहां पर कई सारे केसेस दिए हुए हैं और इन केसेस के बेसिस पर हम लोगों को देखना होगा
इन केसेस के बेसिस पर हम लोगों को देखना होगा कि क्या डायनेमिक क्यूआर कोड की जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है या वो पूरी नहीं हो पा रही है। सबसे पहला है पेमेंट विदाउट डायनेमिक क्यूआर कोड। तो इनवॉइस विद डायनेमिक क्यूआर कोड इज कंप्लायंट इफ अ पेमेंट क्रॉस रेफरेंस इज प्रोवाइडेड रिगार्डलेस ऑफ द पेमेंट मेथड। ठीक है, मतलब अगर पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस इनवॉइस पर मेंशन है तो मान लिया जाएगा कि डायनेमिक क्यूआर कोड वाली रिक्वायरमेंट से कंप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड्स। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड्स यहां पर क्या हो गया, क्रॉस रेफरेंसिंग पेमेंट डिटेल्स सफाइसेस, डायनेमिक क्यूआर कोड रिक्वायर्ड इफ पेमेंट अकर्स पोस्ट इनवॉइस इशुएंस। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि अगर आपने पेमेंट की डिटेल्स को क्रॉस रेफरेंस करके इनवॉइस पर दिखा दिया तो काफी है, डायनेमिक क्यूआर कोड दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। डायनेमिक क्यूआर कोड रिक्वायर्ड इफ पेमेंट अकर्स पोस्ट इनवॉइस इशुएंस। अगर मान लो पेमेंट पहले आ गया और उसके बाद इनवॉइस, देखो अगर मान लो आपने पहले पेमेंट किया और उसके बाद इनवॉइस जनरेट हो गई तो इनवॉइस पे ही क्रॉस रेफरेंस दिखाया जा सकता है, तो डायनेमिक क्यूआर कोड दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो इनवॉइस पहले जनरेट हुई बाद में आपने पेमेंट किया तो पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस इनवॉइस पर अब तो आ नहीं सकता, तो फिर इनवॉइस में ऐसे केस में क्यूआर कोड दिखाने की जरूरत हो जाती है। ठीक है, prepaid invoices. Prepaid invoices, no need for dynamic QR code if payment has been pre-received provided payment is cross-referenced. वही वाली बात हो गई एक तरह से जो मैंने अभी आपको बताई कि अगर पेमेंट पहले मिल जाता है और पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस दिया हुआ है इनवॉइस पर, तो इनवॉइस पर अलग से डायनेमिक क्यूआर कोड दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती है। ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स। ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स में क्या हो गया, if the e-commerce operator has complied and the supplier's invoice carries a cross reference of the payment received, the supplier need not issue a separate dynamic QR code. ठीक है, तो अगर ई-कॉमर्स ऑपरेटर हैज कंप्लाइड एंड सप्लायर्स इनवॉइस कैरीज अ क्रॉस रेफरेंस ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड, सप्लायर ने जो भी इनवॉइस रेज की है उस पर पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस मेंशन है, तो ई-कॉमर्स ऑपरेटर को दोबारा से डायनेमिक क्यूआर कोड जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, यूनिक आइडेंटिटी नंबर। इनवॉइसेस टू पर्सन्स विद अ यूआईएन रिक्वायर अ डायनेमिक क्यूआर कोड एज दे आर कंसिडर्ड B2C। इसके बारे में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में बात की थी कि जिन लोगों को यूनिक आइडेंटिटी नंबर मिलता है, ठीक है, जिन लोगों को यूनिक आइडेंटिटी नंबर मिलता है उन लोगों को जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्संस नहीं माना जाता है। तो अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्संस नहीं है तो मतलब वो अनरजिस्टर्ड लोग हो गए, और अगर वो अनरजिस्टर्ड लोग हो गए तो ये B2C सप्लाई हो जाएगी, और B2C सप्लाईज में डायनेमिक क्यूआर कोड दिखाना पड़ेगा। Then we have UPI ID linking. तो providing bank account and IFSC details is unnecessary if linked to UPI ID. ठीक है, तो अगर मान लो आपका जो भी पेमेंट वाला है वो UPI ID से लिंक है तो फिर ये बैंक अकाउंट की और IFSC डिटेल्स डालने की कोई जरूरत नहीं है। Authorized payment collectors. The UPI ID of the authorized person may be used instead of the supplier's UPI ID. ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको आप देख सकते हो। और बाकी जब आप इसको सेल्फ स्टडी बुक से भी एक बार पढ़ोगे ना, ये सारे के सारे जो केसेस दिए हैं तो केसेस पढ़ के बहुत एकदम ना स्टोरी की तरह से दिए हैं, तो उनको आप अपने आप से भी देख सकते हो। Then we have services to foreign recipients. No dynamic QR code is needed for invoices used to recipients outside India with payment via RBI approved methods. तो अगर आपने बाहर किया है सर्विसेज टू फॉरेन रेसिपिएंट्स, फॉरेनर्स को अगर आप दे रहे हो तो वहां पर क्यूआर कोड डालने की कोई जरूरत नहीं होती। ऑल्दो हम लोग यहाँ पर भी बात कर चुके हैं, अगर आप सर्विसेज बाहर दे रहे हो मतलब एक तरह से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, और एक्सपोर्ट करोगे तो उसमें ई इनवॉइस जनरेट करनी पड़ेगी, B2B हो जाएगा, तो आपको डायनेमिक क्यूआर कोड देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यूआर कोड तो सिर्फ B2C सप्लाईज के लिए दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव रिटेल पेमेंट्स। अ यूनिक ऑर्डर आईडी और सेल्स रेफरेंस नंबर कैन सब्स्टिट्यूट फॉर द इनवॉइस नंबर इन द डायनेमिक क्यूआर कोड। ठीक है, तो क्या हो गया, रिटेल पेमेंट्स में एक यूनिक ऑर्डर आईडी या सेल्स रेफरेंस नंबर भी अगर आपने दे दिया तो वो इनवॉइस नंबर को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। डायनेमिक क्यूआर कोड के अंदर जो इनवॉइस नंबर होता है उसकी जगह पर यूनिक ऑर्डर आईडी या सेल्स रेफरेंस नंबर भी दिया जा सकता है। And then we have part payments. The dynamic QR code should reflect only the remaining amount due if part payment has already been received. अगर पार्ट पेमेंट आपको ऑलरेडी मिल चुका है तो डायनेमिक क्यूआर कोड पे बचा हुआ अमाउंट ही आपको दिखाना होगा। ठीक है, ये हो गया। और ये जो स्टैटिक क्यूआर कोड है ये तो वही हो गया जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं प्रयागराज में गाड़ी में पेट्रोल भराने जिस वाले पेट्रोल पंप पे जाता हूँ उस पेट्रोल पंप पे पिलर पे लगा हुआ है। ठीक है, उस पेट्रोल पंप में पिलर पे लगा हुआ है क्यूआर कोड, तो सेम क्यूआर कोड से कई सारे लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो स्टैटिक क्यूआर कोड कैन एक्सेप्ट मल्टीपल पेमेंट्स एंड आर नॉट फिक्स्ड इन अमाउंट। ठीक है, दे आर नॉट फिक्स्ड इन अमाउंट। डन, एकदम सीधी सी बात हो गई। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो, अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग यहां पर बात कर रहे थे पर्टिकुलर्स कंटेन्ड इन इनवॉइस, तो यहां पर हम लोगों ने बात की थी कि HSN कोड आपको मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, आपको HSN कोड मेंशन करना पड़ता है इनवॉइस में, राइट। तो अब HSN कोड की कितनी डिजिट्स मेंशन करनी जरूरी है? ठीक है, HSN कोड की कितनी डिजिट्स मेंशन करनी जरूरी है? तो देखो, इसके लिए अब हम यहां पर आते हैं। HSN कोड की कितनी डिजिट्स मेंशन करनी जरूरी है, ये रहा। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ HSN कोड टू बी मेंशन्ड इन द इनवॉइस। लुक एट दिस, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ HSN कोड टू बी मेंशन्ड इन द इनवॉइस, राइट।
अगर B2B सप्लाई है, अगर B2B सप्लाई है मतलब मैं सप्लायर हूं और मैं किसी रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को सप्लाई कर रहा हूं और मेरा एनुअल टर्नओवर पिछले साल का 5 करोड़ रुपए या उससे कम था, मेरा एनुअल टर्नओवर पिछले साल का अगर 5 करोड़ रुपए या उससे कम था, तो मुझे HSN कोड की 4 डिजिट्स ही मेंशन करने की जरूरत है। अदरवाइज अगर मेरा एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा था तो मुझे 6 डिजिट्स मेंशन करने की जरूरत हो जाती है। लेकिन अगर ये B2C सप्लाई है, लेकिन अगर ये B2C सप्लाई है और मेरा एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए या उससे कम है, तो मुझे कोई भी डिजिट, HSN कोड की कोई डिजिट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे पास ऑप्शन है, मैं चाहूं तो 4 डिजिट्स मेंशन कर सकता हूं, लेकिन जो 4 डिजिट्स मेंशन करना है ये मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। लॉ हैज नॉट मेड इट कंपलसरी, राइट। तो B2B सप्लाईज में तो 5 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो 4 डिजिट्स, 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो 6 डिजिट्स। अच्छा, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन B2C सप्लाई में अगर 5 करोड़ रुपए या उससे कम का टर्नओवर है तो फिर कोई डिजिट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो आई हैव एन ऑप्शन टू मेंशन 4 डिजिट्स। लेकिन अगर एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, अगर एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 6 डिजिट्स मुझे यहां पर मेंशन करनी होती है। आई होप यहां तक की बात आप सब समझ में आ रही है, ठीक है। यहां तक की बात अब सब लोगों को समझ में आ रही है। ऑलराइट, अब देखो इनवॉइस रिक्वायरमेंट्स इन केस ऑफ एक्सपोर्ट या SEZ सप्लाईज, ठीक है। अगर आप अपना एक्सपोर्ट करते हो या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन को आप सप्लाई करते हो तो फिर इनवॉइस की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? देखो, यू हैव टू पुट एन एंडोर्समेंट ऑन द इनवॉइस फॉर एक्सपोर्ट या SEZ सप्लाईज, ठीक है। तो जो भी आपकी इनवॉइस होती है ना, उस पर आपको एक एंडोर्समेंट देना होता है। एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? देखो, ये होता है अगर आपको IGST देना है, ठीक है, अगर इंटीग्रेटेड टैक्स पेबल होता है, अगर इंटीग्रेटेड टैक्स पेबल होता है तो क्या आपको एंडोर्समेंट देना होता है? आपको ये एंडोर्समेंट देना होता है, सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट या सप्लाई टू SEZ यूनिट और SEZ डेवलपर फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है। तो आपको जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो या आपने SEZ को सप्लाई किया, ठीक है, तो आपको इनवॉइस पर एक एंडोर्समेंट देना होता है। वो एंडोर्समेंट क्या होगा? अगर इंटीग्रेटेड टैक्स पेबल रहेगा तो ये एंडोर्समेंट होगा, सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट या सप्लाई टू SEZ यूनिट फॉर और SEZ डेवलपर फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। और अगर मान लो इंटीग्रेटेड टैक्स पेबल नहीं होगा, तो किसी बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की वजह से अगर मान लो इंटीग्रेटेड टैक्स पेबल नहीं है, तो एंडोर्समेंट क्या जाएगा? एंडोर्समेंट जाएगा सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट या सप्लाई टू SEZ यूनिट और SEZ डेवलपर फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है। तो ये आपको एंडोर्समेंट्स देने होते हैं, राइट। एक्सपोर्ट इनवॉइस पे क्या क्या डिटेल्स आपको देनी होती हैं? तो यू नीड टू, तो मतलब एक्सपोर्ट वाली जो भी इनवॉइस होती है, इट कंटेन्स द सेम पर्टिकुलर्स एज अ रेगुलर टैक्स इनवॉइस, ठीक है। तो ये जो रेगुलर टैक्स इनवॉइस वाले हमारे पास पर्टिकुलर्स थे, ये वाले रूल 46 वाले, ठीक है, यही वाले पर्टिकुलर्स एक्सपोर्ट वाली इनवॉइस पर भी देने होते हैं, यही वाले पर्टिकुलर्स एक्सपोर्ट वाली इनवॉइस पर भी देने होते हैं। अब देखो, if the recipient is unregistered and the value is 50,000 rupees or more, अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और वैल्यू 50,000 रुपए या उससे ज्यादा है, देन मेंशन द नेम ऑफ द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन इंस्टेड ऑफ द स्टेट एंड इट्स कोड, ठीक है। तो अगर B2C सप्लाई है, जो कि एक्सपोर्ट के केस में तो B2C ही होती है, ठीक है, और SEZ है, SEZ का मान लो रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, तो यू हैव टू मेंशन द कंट्री एंड द डेस्टिनेशन इंस्टेड ऑफ स्टेट एंड इट्स कोड। डन, सिंपल हो गया ये। उसके बाद हम लोग यहां पर आते हैं, उसके बाद हम लोग यहां पर आते हैं इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। तो यहां पर क्या हो जाता है, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में क्या होता है कि जब आप टैक्सेबल सर्विसेज या गुड्स भी दे रहे हो और आप एग्जेम्प्ट भी दे रहे हो, ठीक है, जब आप टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों गुड्स या सर्विसेज दे रहे हो, तो टैक्सेबल वाले पोर्शन के लिए तो आपको इनवॉइस रेज करनी पड़ती है, और जो पोर्शन नॉन टैक्सेबल है उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट इशू करना होता है, उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है बिल ऑफ सप्लाई। तो अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को दे रहे हो, अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को दे रहे हो, तो उसमें टैक्सेबल भी सर्विसेज हो सकती हैं और नॉन टैक्सेबल भी हो सकती हैं। तो इंस्टेड ऑफ इशूइंग मल्टीपल इनवॉइसेस, आप एक ही इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हो, ठीक है, आप उसे इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हो। तो देखो, a registered person selling both taxable and exempt goods या services to an unregistered person may issue an invoice कम bill of supply। लेकिन ये सिर्फ B2C के लिए ही है, ये B2B के लिए नहीं है। B2B वालों को तो आपको अलग अलग देने पड़ेगा, ठीक है, B2B वालों को तो आपको अलग अलग देना पड़ेगा। अगर आप टैक्सेबल दे रहे हो तो उसके लिए इनवॉइस, और अगर आप नॉन टैक्सेबल चीजें दे रहे हो तो उसके लिए बिल ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर आप अनरजिस्टर्ड बंदों को दे रहे हो तो अनरजिस्टर्ड बंदों को तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ रहा ना। अभी आप लोगों के पास अगर इनवॉइस नहीं भी आती है, लेकिन आप लोगों को अगर क्लासेस की एक्सेस मिल जाती है, तो आप लोगों को क्या ही फर्क पड़ेगा?
ठीक है। मैक्सिमम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाइक हाँ ठीक है सर, मेरे डैशबोर्ड में क्लासेस दिखाई देनी है मुझे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर क्लासेस भी ना दिखाई देती तो बात दिक्कत वाली बात होती। मेल पे इनवॉइस नहीं आई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल्दो आती है हम लोगों की तरफ से, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि अगर मेल पे कोई इनवॉइस नहीं भी आएगी तब भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट। तो ये जो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई होती है, इट मस्ट इंक्लूड रिक्वायर्ड पर्टिकुलर्स एज पर रूल 46 और रूल 54 एंड रूल 49 रिक्वायरमेंट्स। रूल 46 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रूल 54 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रूल 49 हम लोगों के सिलेबस में है नहीं। सर ये रूल 46 क्या था? रूल 46 ये वाला था जहां पर पर्टिकुलर्स ऑफ इनवॉइस थी। ये हमारे पास रूल 46 था। ठीक है, ये हम लोगों के पास रूल 46 था जहां पर अलग अलग इनवॉइसेस हम लोगों को मेंशन करनी थी, मतलब एक ही इनवॉइस में क्या क्या पर्टिकुलर्स मेंशन होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। रूल 54 क्या था? रूल 54 ये वाला था। रूल 54 ये वाला था कि जैसे पिक्चर वाले हैं, पीवीआर वाले हैं, तो पीवीआर वाले कितनी सारी B2C इनवॉइसेस रेज करते हैं, तो जो भी टिकट्स होता है वही इनवॉइस मान ली जाती है। सिमिलरली बैंक्स वालों के लिए, सिमिलरली गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वालों के लिए, और सिमिलरली पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वालों के लिए। ठीक है, सिमिलरली पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वालों के लिए। डन। तो यही हम लोगों की बात हो गई। तो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में ये सारे पर्टिकुलर्स हो जाते हैं। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में ये सारे पर्टिकुलर्स हो जाते हैं। डन। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा आगे चलकर, और आगे चलकर अब हमारे पास आएगा मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस। ठीक है, आगे चलकर अब हमारे पास आ रहा है मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस। ठीक है, इनवॉइस आप किस तरह से इशू करोगे? तो जो गुड्स की इनवॉइसेस होती हैं वो 3 कॉपीज में इशू की जाती हैं। ओरिजिनल होती है रेसिपिएंट के लिए, डुप्लीकेट होती है ट्रांसपोर्टर के लिए, और ट्रिप्लीकेट होती है सप्लायर के पास। ठीक है, तो देखो गुड्स के सप्लायर्स के लिए 3 कॉपीज। जो गुड्स के सप्लायर्स हैं वो सेम इनवॉइस की 3 कॉपीज जनरेट करेंगे। ओरिजिनल रेसिपिएंट के लिए, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर के लिए, और ट्रिप्लीकेट सप्लायर के लिए। ठीक है, ट्रिप्लीकेट सप्लायर के लिए। लेकिन जो सर्विसेज वाले सप्लायर्स हैं, अब सर्विस के केस में कोई ट्रांसपोर्टर थोड़ी होता है। सर्विस कोई ऐसी वस्तु थोड़ी होती है जिसको मैंने उठा के ट्रक में लाद दिया और ट्रांसपोर्टर आप तक पहुंचा देगा। ठीक है ना, सर्विस तो इंटैंजिबल होती है। तो सर्विस के केस में सिर्फ ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट एंड डुप्लीकेट फॉर सप्लायर। ठीक है, तो ओनली 2 कॉपीज, ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट एंड डुप्लीकेट फॉर सप्लायर। ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट एंड डुप्लीकेट फॉर सप्लायर। ठीक है, ओके। ये तो हम लोगों ने मैनर ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस कर दिया है यहां पर। ठीक है, लेकिन अगर ई इनवॉइस जनरेट हो रही है तो आपको ये सब डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आपने एक बार इनवॉइस जनरेट की, उसको जीएसटी के पोर्टल पे ई इनवॉइस में कन्वर्ट करवाया एंड GSTR1 में आपने फाइल कर दिया, उसके GSTR2B में दिख गया। ये सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिक्वायरमेंट्स देखो, फर्निशिंग सीरियल नंबर इलेक्ट्रॉनिकली, इनवॉइसेस सीरियल नंबर्स मस्ट बी सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली वाया फॉर्म GSTR1 और GSTR1A। ई इनवॉइसिंग रूल्स में देखो, सर्टेन रजिस्टर्ड पर्संस मस्ट प्रिपेयर ई इनवॉइसेस बाय अपलोडिंग इंफॉर्मेशन इन फॉर्म GST INV 01 ऑन द कॉमन GST पोर्टल। ठीक है, तो ये GST INV 01 करके एक फॉर्म होता है जहां पर आप अपनी इनवॉइसेस की इंफॉर्मेशन को अपलोड करते हो और तब जाकर एक ई इनवॉइस जनरेट होती है। ठीक है, तो इनवॉइस रेफरेंस नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर ईच ई इनवॉइस। इन सब चीजों के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। द कमिश्नर कैन एग्जेम्प्ट सर्टेन पर्संस फ्रॉम ई इनवॉइसिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। ठीक है, कमिश्नर मना कर सकता है। अच्छा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइसिंग के बारे में बात करते हैं। किन लोगों को ई इनवॉइस जनरेट करनी होती है? तो अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो मुझे ई इनवॉइस जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो ई इनवॉइस जनरेट करनी पड़ेगी। डायनेमिक क्यूआर कोड वाली रिक्वायरमेंट के लिए टर्नओवर की थ्रेशोल्ड थी 500 करोड़। ठीक है, कि अगर 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो B2C सप्लाईज पर डायनेमिक क्यूआर कोड मेंशन होना चाहिए। ठीक है, अगर टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो B2C इनवॉइसेस पर डायनेमिक क्यूआर कोड मेंशन होना चाहिए। यहां हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? ई इनवॉइस जनरेट करने की रिक्वायरमेंट किन किन लोगों के ऊपर आती है? तो अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो मुझे ई इनवॉइस जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी फाइनेंशियल ईयर अगर मोर देन 5 करोड़ रुपीस हो जाता है तो ई इनवॉइस मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है। ठीक है, अब देखो वैलिडिटी ऑफ इनवॉइसेस अदर देन ई इनवॉइसेस नॉट रिगार्डेड एज एन इनवॉइस। रूल 48(5) क्या कहता है? एनी इनवॉइस नॉट इशूड पर द स्पेसिफाइड सब रूल विल नॉट कंसिडर्ड वैलिड। ठीक है, इफ आई एम रिक्वायर्ड टू जनरेट एन ई इनवॉइस बट आई डू नॉट फॉलो द प्रोसीजर प्रॉपरली ऑफ जनरेटिंग द ई इनवॉइस, दैट इनवॉइस विल बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड। ठीक है, उस इनवॉइस को इनवैलिड माना जाएगा। Non-applicability of certain provisions in case of e-invoice. Rules 48(1) and 2 do not apply to e-invoices issued as specified in Rule 48(4). अब सर ये क्या क्या रूल्स हैं, ये सब क्या क्या है? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं आपको।
रूल्स 48(1) और 48(2) डू नॉट अप्लाई टू ई इनवॉइसेस। 48 यही है पूरा का पूरा, जो भी हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, यही पूरा रूल 48 है, ठीक है, यही पूरा आपका रूल 48 है। और रूल 48(1) और 48(2) ये है, देखो कि गुड्स के सप्लायर को 3 इनवॉइसेस जनरेट करनी पड़ती हैं, दिस इज रूल 48(1), और सर्विस के सप्लायर्स को 2 इनवॉइसेस जनरेट करनी पड़ती है, 2 कॉपीज जनरेट करनी पड़ती हैं, दिस इज 48(2), ये 48(3) है, एंड सो ऑन। ये ई इनवॉइसिंग वाला रूल 48(4) है, एंड सो ऑन। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि अगर आप 48(4) में आ जाते हो, अगर आप 48(4) में आ जाते हो, मतलब अगर आप ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए लायबल हो जाते हो, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाता है, देन यू आर लायबल टू जनरेट एन ई इनवॉइस। तो अगर आपको ई इनवॉइस जनरेट करनी होती है तो आपके ऊपर रूल 48(1) और 2 अप्लाई नहीं करेंगे। 48(1) क्या था कि गुड्स के सप्लायर को 3 कॉपीज जनरेट करनी है, सर्विसेज के सप्लायर को 2 कॉपीज जनरेट करनी है। तो ये सारी नॉनसेंस आपके केस में नहीं आएगी। अगर आप 48(4) में आ जा रहे हो, मतलब आपको ई इनवॉइस आपको जनरेट करने की जरूरत होती है। तो ये रूल नंबर्स आपको याद रखने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, यहां पर लिखने में, यहां पर माइंड मैप बनाने में इट वाज कन्वीनियंट, इट वाज इजी, तभी इसीलिए मैंने यहां पर आपके रूल नंबर्स यहां पर सारी चीजें मेंशन की हुई हैं, जिससे अगर आप लोग चाहो तो रेफरेंस के लिए माइंड मैप को ही रेफर कर सकते हो, आपको इधर उधर कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप यहां तक की बात सब लोगों को समझ में अच्छे से आ रही है। यस, अब हम लोग चलते हैं आगे और ई इनवॉइसिंग का पूरा प्रोसेस समझते हैं। ठीक है, ई इनवॉइसिंग का पूरा प्रोसेस अब हम लोग यहां पर समझते हैं। मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है, आओ सर, ई इनवॉइसिंग का पूरा प्रोसेस हम लोग यहां पर देखते हैं। लेट्स सी, सबसे पहली बात, किन लोगों के लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है? ठीक है, किन लोगों के लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है? तो देखो, लुक एट द थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया। Registered persons with an aggregate turnover exceeding 5 crore rupees since 2017-18 must prepare e-invoices. ठीक है, 5 करोड़ रुपए से ऊपर का टर्नओवर है तो ई इनवॉइस जनरेट करना कंपलसरी है। Applicable transactions applies to B2B supplies and exports excluding B2C invoices. ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने बात की, बहुत देर से हम लोग ये भी बात कर रहे थे कि डायनेमिक क्यूआर कोड आपको एक्सपोर्ट वाली इनवॉइसेस पर मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स के केस में ई इनवॉइस जनरेट होती है और ई इनवॉइस B2B में ही जनरेट होती है, तो एक्सपोर्ट को एक तरह से B2B मान लिया जाता है। और क्योंकि वहां पर B2B मान लिया जाता है तो डायनेमिक क्यूआर कोड मेंशन करने की जो रिक्वायरमेंट है वो अपलिफ्ट हो जाती है, राइट? तो अप्लाइज टू B2B सप्लाईज एंड एक्सपोर्ट्स एक्सक्लूडिंग B2C इनवॉइसेस। एक्सक्लूजन्स नॉट एप्लीकेबल टू इनवॉइसेस फ्रॉम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन होते हैं, ये आप सीए फाइनल में पढ़ोगे। ठीक है, रिवर्स चार्ज इनवॉइसेस, ई इनवॉइसिंग अप्लाइज टू रिवर्स चार्ज इनवॉइसेस अंडर सेक्शन 9(3). तो रिवर्स चार्ज वाली भी जो इनवॉइसेस होती हैं, जो हम लोगों ने 9(3) में पढ़ी थी, 9(3) में बहुत सारी सर्विसेज पढ़ी थी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वाली सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, मैन पावर सिक्योरिटी। ठीक, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने कहां पर पढ़ी थी, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 9(3) में, तो वहां पर भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाती है। ठीक है, अब देखो जनरेशन ऑफ एन ई इनवॉइस। ई इनवॉइस किस तरह से जनरेट होती है? तो मैंने आपको बताया कि ई इनवॉइस, वैसे तो कोई भी इनवॉइस होती है तो आप उसको डिजिटली जनरेट करते हो आजकल। ठीक है, आजकल हर सॉफ्टवेयर पे जीएसटी की इनवॉइस जनरेट करने वाला फीचर आ गया है। जैसे बहुत कॉमन सॉफ्टवेयर है टैली, टैली पर भी आप जीएसटी की इनवॉइस डाल सकते हो, जीएसटी की इनवॉइस आप टैली के थ्रू भी जनरेट कर सकते हो। लेकिन दैट इनवॉइस which you have generated on your computer using an application software, that is not an ई इनवॉइस। वो आपकी नॉर्मल इनवॉइस है। उन सभी इनवॉइसेस को आपको जीएसटी कॉमन पोर्टल पर अपलोड करना होगा इन फॉर्म जीएसटी INV 01, और वहां से फिर ई इनवॉइस आपकी जनरेट होगी। तो देखो, सबसे पहले क्रिएटिंग द ई इनवॉइस, क्रिएशन ऑफ एन इनवॉइस वाया ओन सॉफ्टवेयर या सिस्टम फॉलोइंग ई इनवॉइस फॉर्मेट। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो गया कि आप अपने सॉफ्टवेयर या सिस्टम से इनवॉइस जनरेट करो, उसमें ई इनवॉइस वाला फॉर्मेट आप फॉलो कर देना। उसके बाद मस्ट इंक्लूड ऑल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम ई इनवॉइस स्कीमा। तो ई इनवॉइस के स्कीमा में जो भी इंफॉर्मेशन है कि भाई ये होनी चाहिए, वो सारी की सारी आप अपनी कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस में इंक्लूड करोगे। देन you upload it to the invoice reporting portal. You upload all these invoices to the invoice reporting portal. ठीक है, आपने अपने सिस्टम से, आपने अपने कंप्यूटर से इनवॉइसेस को जनरेट किया, और उसके बाद फिर आप क्या करोगे, उसके बाद आप ये सारी की सारी इनवॉइसेस अपलोड कर दोगे कहां, इनवॉइस रिपोर्टिंग पोर्टल पर। तो इनवॉइसेस आर अपलोडेड टू द इनवॉइस रिपोर्टिंग पोर्टल फॉर रजिस्टरिंग द सप्लाई ऑफ ट्रांजैक्शन, फॉर रजिस्टरिंग द सप्लाई ट्रांजैक्शन। फिर क्या हुआ, you receive the e-invoice, ठीक है, receipt of e-invoice. Once uploaded, the IRP processes it
assigns an invoice reference number, assigns an invoice reference number and adds a QR code. ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने अपनी इनवॉइस अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से जनरेट की, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से जनरेट करने के बाद आपने उसको इनवॉइस रिपोर्टिंग पोर्टल पर अपलोड किया और वहां से आपको एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिला। ठीक है, वहां से आपको एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिला और उसमें क्यूआर कोड को ऐड कर दिया गया। ठीक है, नाउ यू शेयर द ई इनवॉइस, तो द सप्लायर शेयर्स द ई इनवॉइस एंड द क्यूआर कोड विद द रेसिपिएंट। ठीक है, तो अब सप्लायर क्या करता है, ई इनवॉइस को और क्यूआर कोड को रेसिपिएंट के साथ कम्युनिकेट कर देता है, शेयर कर देता है। स्कोप ऑफ ई इनवॉइसिंग, देखो स्कोप ऑफ ई इनवॉइसिंग कवरेज, तो इट कवर्स इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स इशूड बाय नोटिफाइड पर्संस। तो जो भी नोटिफाइड लोग हैं, जो भी इनवॉइसेस जनरेट करेंगे या क्रेडिट नोट्स जनरेट करेंगे या डेबिट नोट्स जनरेट करेंगे, सबकी ई इनवॉइसिंग करानी पड़ेगी। ठीक है, सभी की ई इनवॉइसिंग करानी पड़ेगी। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस में डॉक्यूमेंट्स इश्यूड टू रजिस्टर्ड पर्संस B2B और फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस, दिस इज समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो। टर्मिनोलॉजी, ओवरऑल सिस्टम रेफर टू एज ई इनवॉइसिंग फॉर सिंप्लिसिटी। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को ही ई इनवॉइसिंग प्रोसेस बोला जाता है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ठीक है, अब हम लोग ई इनवॉइसिंग के एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। ये एक्चुअली आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो, इसमें एडवांटेजेस मेरे पढ़ाने का कुछ है नहीं, मतलब मैं भी अगर पढ़ूंगा तो फिर मैं यही पढ़ के ही आप लोगों को बताता रहूंगा कि ई इनवॉइसिंग से क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, सब कुछ बहुत अच्छा है, डिजिटली सब ट्रैक हो जाता है, सप्लायर को भी, रेसिपिएंट को भी, सीमलेस क्रेडिट का फ्लो होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ऑटो रिपोर्टिंग एंड रिड्यूस एरर्स, तो इट इनेबल्स ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसेस इनटू द जीएसटी रिटर्न, इट रिड्यूसेस ट्रांसक्रिप्शन एरर्स फ्रॉम मैन्युअल डेटा एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी, तो प्रमोट स्टैंडर्डाइजेशन इन इनवॉइस फॉर्मेट एंड प्रोसेसेस, eases exchange of invoices between different systems, reduces disputes and improves business efficiency। ये सारी चीजें आप अपने आप से याद रख सकते हो, उसमें कोई मेरे कराने की कोई जरूरत नहीं है। Improved payment cycles and cost reduction, तो streamlines payment processes leading to faster cycles, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है, reduces processing costs associated with manual invoices, कॉस्ट कम लग जाती है एंड सो ऑन। तो इसको आप लोग एक बार अपने आप से देख लें, इसमें मेरे पढ़ाने का कुछ है भी नहीं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि किन किन केसेस में ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, किन किन केसेस में ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होती है। तो जब आप इंपोर्ट करते हो तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होती, और जब 94 वाली रिवर्स चार्ज वाली सर्विसेज होती हैं तो उसमें भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होती है। अब ये 94 वाला रिवर्स चार्ज वाला क्या था, 94 वाला जो रिवर्स चार्ज था वो ये था प्रोमोटर्स और बिल्डर्स के लिए था कि अगर वो 80% से ज्यादा मटेरियल अनरजिस्टर्ड लोगों से खरीदते हैं, ठीक है, 80% से ज्यादा मटेरियल, 20% से ज्यादा, 20%, अगर वो 20% से ज्यादा मटेरियल अनरजिस्टर्ड लोगों से खरीदते हैं तो फिर उनको तो फिर जो भी है उन पर कोई पेनल्टी या रिवर्स चार्ज वगैरह ये सारी चीजें उस पर लगती हैं। ठीक है, तो 94 का बेसिकली पॉइंट क्या था, 94 का बेसिकली पॉइंट था कि अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो और आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ भी सामान खरीदते हो तो आपको जो भी जीएसटी वो आपको रिवर्स चार्ज में पे करना होगा। ठीक है, वो भी आपको रिवर्स चार्ज में पे करना होगा। दिस इज बेसिकली व्हाट 94 इज। तो 94 वाली चीजों के ऊपर, 94 वाली चीजों के ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, तो इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्पेसिफाइड सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्संस, रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 94 या फिर इंपोर्ट्स। ठीक है, और ये किन के ऊपर अप्लाई नहीं होती है, ये स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स हैं, इसके स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस देखो। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स एक्सेप्ट एसईजेड डेवलपर्स विद टर्नओवर एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीस। बहुत ध्यान से सुनना, अगर कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, अगर कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट सप्लाई कर रही है तो उसको ई इनवॉइस जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सप्लाई कर रहा हूं तो क्या मुझे ई इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत है? यस। अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन सप्लाई कर रही है तो उसको ई इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस पर, ठीक है, कि एक बंदे ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सर्विसेज सप्लाई की और उसके बाद उसने कहा कि नहीं मुझे तो ई इनवॉइस जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन को चीजें सप्लाई की हैं। और फिर वो इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, उसको देखकर आप भी कंफ्यूज होते हो कि हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं। नहीं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर एक सप्लायर है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट अगर कोई सप्लायर है तो उसको ई इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या लेकिन अगर कोई ऐसी से डेवलपर है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है तो उसको इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत है। ठीक, इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग एनबीएफसीज, इनको भी ई इनवॉइस इशू करने की कोई जरूरत नहीं है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन, इन्हें भी कोई जरूरत नहीं है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सप्लायर्स, इन्हें भी ई इनवॉइस की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड लोकल अथॉरिटीज, इनको भी ई इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब जो लोग मैंडेटरी, जो लोग एग्जेम्प्टेड हैं ई इनवॉइस से, ठीक है, जिन लोगों को ई इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं होती है उन लोगों को अपनी इनवॉइस पर एक डिक्लेरेशन देना होता है। देखो,
exempted taxpayers must declare that they do not need to issue e-invoices despite exceeding the turnover threshold. ठीक है, तो अगर सपोज मैं हूं और मैं कोई ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहा हूं जहां पर मुझे ई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, तो इनवॉइस पर मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि इवन दो मेरा टर्नओवर थ्रेशोल्ड से क्रॉस कर रहा है, लेकिन फिर भी आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू इशू एन ई इनवॉइस. ठीक है, आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू इशू एन ई इनवॉइस. ऑलराइट, फिर कैंसिलेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ ई इनवॉइस. तो इसमें देखो कैंसिलेशन क्या हो जाता है, 24 घंटे के अंदर अंदर आप अपनी इनवॉइसेस को, आप अपनी ई इनवॉइसेस को कैंसिल भी कर सकते हो, वही इनवॉइस रिपोर्टिंग पोर्टल पे ही. तो सेलर्स कैन कैंसिल रिपोर्टेड ई इनवॉइसेस ऑन द आईआरपी विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड 24 आवर्स ऑफ इट्स जनरेशन. ठीक है, जब आपने ई इनवॉइस जनरेट की तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आपको लगता है कि यार गलती हो गई, कैंसिल करना पड़ेगा, तो आप कैंसिल कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या है. अगर मान लो आपको मतलब ये अमेंडमेंट लॉ का अमेंडमेंट नहीं है, मतलब अगर आपको अपनी ई इनवॉइसेस में अमेंडमेंट करना है तो क्या हो गया, तो चेंजेस टू ई इनवॉइसेस मस्ट बी डन थ्रू द जीएसटी पोर्टल, नॉट डायरेक्टली ऑन द इनवॉइस रिपोर्टिंग पोर्टल. ठीक है, तो अगर आपने ई इनवॉइस जनरेट की, ई इनवॉइस कहां पर जनरेट होती है, ई इनवॉइस जनरेट होती है इनवॉइस रिपोर्टिंग पोर्टल पर. ठीक है, ई इनवॉइस जनरेट होती है इनवॉइस रिपोर्टिंग पोर्टल पर. तो इनवॉइस रिपोर्टिंग पोर्टल पर आपने इनवॉइस को जनरेट कर दिया, लेकिन अगर आपको जनरेटेड इनवॉइस में कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको जीएसटी कॉमन पोर्टल पर जाके चेंजेस करने होंगे, आपको इनवॉइस रिपोर्टिंग पोर्टल पर नहीं करने होंगे. ठीक है, अभी यहां पर देखो क्या हो गया, clarification on e-invoicing applicability for registered persons supplying to the government departments or establishments या government agencies या local authorities या PSUs registered solely for the purpose of deduction of tax at source under section 51. तो अगर मान लो कोई सिर्फ और सिर्फ टीडीएस काटने की वजह से रजिस्टर्ड है, अगर कोई सिर्फ और सिर्फ टीडीएस काटने की वजह से रजिस्टर्ड है, तो क्या उसको ई इनवॉइसिंग क्या उसको इनवॉइस लगेगी, मतलब क्या उसको इनवॉइस ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा. So registered entities under section 51 of the CGST Act, that is entities which are registered solely to deduct TDS, must issue e-invoices for supplies exceeding the turnover threshold, that is 5 crore rupees. ठीक है, तो यस बिल्कुल भी ये लोग रजिस्टर्ड होते हैं, यूआईएन वाले रजिस्टर्ड नहीं माने जाते, लेकिन जो भी टीडीएस काटने के लिए भी रजिस्टर्ड है वो तो रजिस्टर्ड है और उनके ऊपर भी ई इनवॉइस वाली चीज एप्लीकेबल होती है. ठीक है, उसके बाद अब हम लोग यहां पर आते हैं रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस ऑन इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर करते वक्त ही मैंने आप लोगों को ये वाली चीज बता दी थी कि सपोज मैंने 1 अप्रैल 2025 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया. ठीक है, 1 जून 2025 को मेरा टर्नओवर 40 लाख रुपए क्रॉस हो गया, तो 1 जून 2025 को आई हैव बिकम लायबल टू गेट माई सेल्फ एज रजिस्टर्ड सप्लायर. इसके 30 दिन के अंदर अंदर आई हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन. 30 दिन के अंदर अंदर अगर मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया और मुझे रजिस्ट्रेशन मिल गया, सपोज मुझे 1 जुलाई को रजिस्ट्रेशन मिला. ठीक है, मैंने 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया था, 1 जून को मैं लायबल हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए, मैंने सपोज 10 जून को अप्लाई कर दिया था, तो डिड आई अप्लाई विद इन द टाइम पीरियड? यस, आई हैव अप्लाइड विद इन द टाइम पीरियड. अगर मैंने टाइम पीरियड के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया, ठीक है, अगर मैंने टाइम पीरियड के अंदर अंदर ही अप्लाई कर दिया, तो रजिस्ट्रेशन जब भी मिलेगा, रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन सी मानी जाएगी? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 1 जून ही मानी जाएगी. ठीक है, अब 1 जून को अगर मान लो मेरा टर्नओवर क्रॉस हुआ, थ्रेशोल्ड टर्नओवर क्रॉस हुआ, ठीक है, टर्नओवर मेरा थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ एंड मैंने 10 जून को अप्लाई किया और मुझे रजिस्ट्रेशन मिला 1 जुलाई को, तो मेरी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी 1 जून ओनली. ठीक है, माई इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी 1 जून ओनली. तो अब 1 जून से लेकर 1 जुलाई तक मेरे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं था, मेरे पास जीएसटी का नंबर भी नहीं था, तो 1 जून से लेकर 1 जुलाई तक मैंने जो भी सप्लाई की है उन सारी की सारी इनवॉइसेस को मुझे रिवाइज करना होगा, और ये 1 जुलाई से 30 दिन के अंदर अंदर मुझे रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस इशू करनी होंगी. ठीक है, मतलब जिस दिन मुझे रजिस्ट्रेशन मिल जाता है उससे 30 दिन के अंदर अंदर मुझे रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस इशू करनी होगी. देखो, issuing a revised tax invoice. A revised invoice can be issued after receiving the registration certificate. Applicable when a person becomes registered within 30 days from the effective date of registration. This allows issuing revised invoices for supplies made between the effective date and receipt of certificate. जो भी effective date है वहां से लेकर certificate of registration तक के बीच में जितना भी मैंने सप्लाई किया, उन सब की मुझे revised invoices रेज करनी पड़ेगी. ठीक है, कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस. ओके, तो अगर मैं B2C सप्लाई कर रहा हूं, तो मैं कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस भी दे सकता हूं. ठीक है, अगर मान लो जैसे मेरी तो मोस्टली सप्लाईज B2C है, ठीक है, मेरी जो भी सप्लाईज हैं वो मोस्टली B2C सप्लाईज हैं, तो अगर मैं B2C सप्लाई कर रहा हूं तो जो भी मेरी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वहां से लेकर जब तक मेरे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, इस दौरान मैंने जो भी सप्लाईज की हैं उसकी मैं कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस भी इशू कर सकता हूं, रादर देन इशूइंग इंडिविजुअल टैक्स इनवॉइसेस फॉर ईच सच सप्लाई.
can be issued for all taxable supplies to unregistered persons, to unregistered recipients during the specified period. ठीक है, unregistered वालों को. For interstate supplies not exceeding 2,50,000 rupees, a separate consolidated revised tax can be issued. ठीक है, इंटरस्टेट सप्लाई अगर कोई है जिसकी जो भी वैल्यू है वो 2.5 लाख रुपए से कम है, ठीक है, फॉर इंटरस्टेट सप्लाईज नॉट एक्सीडिंग 2,50,000 रुपीज, मतलब 2,50,000 रुपीज या उससे कम की अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो मैं कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता हूं. ठीक है, अब रिवाइज टैक्स इनवॉइस में क्या क्या पर्टिकुलर्स होते हैं वो भी आप लोग देख सकते हो. क्या, एक तो सबसे पहले रिवाइज इनवॉइस वर्ड होना चाहिए, सप्लायर का नाम, एड्रेस, जीएसटीआईएन होना चाहिए, कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर होना चाहिए, डेट ऑफ इशू होनी चाहिए, रेसिपिएंट का नाम, एड्रेस, जीएसटीआईएन होना चाहिए, सिग्नेचर या फिर डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर ये होना चाहिए. तो दिस इज अगेन वेरी कॉमन सेंस. ठीक है, रिवाइज्ड इनवॉइस फॉर डिमांड्स एंड इनएडमिसिबल आईटीसी. ठीक है, दिस इज इशूड अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस. ये सेक्शंस अपना 74, 129 और 130 मस्ट स्टेट इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट एडमिसिबल. मतलब अगर कोई फ्रॉड होता है, ठीक है, कोई आपके ऊपर स्क्रूटिनी हुई, कोई आपके ऊपर केस लगा और वहां पर जीएसटी के प्रॉपर ऑफिसर को आपके पास से काफी सारा सामान मिला, ठीक है, और जीएसटी वाले डिपार्टमेंट कह रहे हैं यार आपने इसके लिए तो इनवॉइस ही नहीं डाली है, ठीक है, तो अब आप इनवॉइस इशू कर रहे हो. लेकिन अब जब आप इनवॉइस इशू करोगे तो उस इनवॉइस पर आपको लिखना पड़ेगा कि इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. जिसके नाम पर भी आप इनवॉइस इशू कर रहे हो उस बेचारे को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि आपने फ्रॉड किया है. ठीक है, प्रोविजंस पे टैक्स इनवॉइस इज नॉट रिक्वायर्ड. कहां टैक्स इनवॉइस, रिवाइज टैक्स इनवॉइस की जरूरत कब नहीं होगी? इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ सप्लाइड इज लेस देन 200. ठीक है, अगर 200 रुपए से कम की गुड्स या सर्विस आपने सप्लाई की है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है एंड रेसिपिएंट को टैक्स इनवॉइस नहीं चाहिए. अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, इससे भी काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. ठीक है, अगर सप्लाई की वैल्यू 200 रुपए से कम है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट को रिवाइज टैक्स इनवॉइस नहीं चाहिए, तो आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं है. इशूइंग अ कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस एट द एंड ऑफ द डे इज सफिशिएंट. ठीक है, इशूइंग ऐसे लोगों के लिए अगर आप दिन के एंड में एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस भी इशू कर देते हो तो भी वो सफिशिएंट हो जाता है. ठीक है, तो भी वो सफिशिएंट हो जाता है. अब हम लोग कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स करने जा रहे हैं जिसमें सबसे पहला है रिसीट एंड रिफंड वाउचर्स. ठीक है, जिसमें सबसे पहला है रिसीट एंड रिफंड वाउचर्स. बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रिसीट और रिफंड वाउचर्स का. देखो ध्यान से देखना, जब भी आपको एडवांस मिलता है तो आप एक रिसीट वाउचर इशू करते हो. ठीक है, जब भी आपको एक एडवांस मिलता है तो आप क्या इशू करते हो? तो आप एक रिसीट वाउचर इशू करते हो. ठीक है, और रिसीट वाउचर मतलब क्या हो गया कि हाँ ठीक है, मैं बस आपको ये सिग्निफाई कर रहा हूं कि हाँ मेरे पास आपका पैसा आ गया, बाद में मैं आपको सप्लाई करूंगा तो उसके अगेंस्ट में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे. तो मैं अभी आपको इनवॉइस नहीं दे सकता, आपने मुझे एडवांस दिया है, मैं आपको अभी इनवॉइस नहीं दे सकता क्योंकि हमें अभी मालूम ही नहीं है कि जो भी मैं आपको गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करने वाला हूं उसकी फाइनल वैल्यू निकलेगी कितनी. तो अगर आप मुझे एडवांस दे रहे हो तो मैं आपको क्या दूंगा? मैं आपको रिसीट वाउचर दूंगा. मान लो आपने मुझे एडवांस दिया, मैंने आपको रिसीट वाउचर दिया और बाद में किसी कारणवश मैं सप्लाई नहीं कर पाया या आपका मन बदल गया, आपने कहा कि यार निशान सर मुझे आपसे सप्लाई नहीं चाहिए, तो मैं आपका पैसा आपको वापस करूंगा. और जब मैं आपको पैसा वापस करूंगा तो मैं रिफंड वाउचर इशू करूंगा. ठीक है, जब मैं आपको आपका पैसा वापस करूंगा तो मैं आपको रिफंड वाउचर इशू करूंगा. तो देखो, रिसीट वाउचर इशूड फॉर एडवांस पेमेंट्स डिटेलिंग द ट्रांजैक्शन. ठीक है, मस्ट इंक्लूड सप्लायर एंड रेसिपिएंट इन्फॉर्मेशन, मस्ट इंक्लूड सप्लायर एंड रेसिपिएंट इन्फॉर्मेशन, एडवांस अमाउंट एंड द टैक्स डिटेल्स, ये सारी चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए. रेट ऑफ टैक्स एंड नेचर ऑफ सप्लाई फॉर अनडिटर्मिनेबल केसेस. अगर मान लो जैसे रिसीट वाउचर मैंने दिया, अब उस पे जीएसटी वाला भी तो पोर्शन निकालना होगा. अगर मुझे मालूम ही नहीं है कि भाई कौन सी सप्लाई लोगे तुम मुझसे, या तुम इंटरस्टेट सप्लाई लोगे या इंट्रा स्टेट सप्लाई लोगे, मैं सप्लायर हूं ना, मुझे मालूम ही नहीं कि रेसिपिएंट कौन होने वाला है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होने वाली है, मुझे मालूम ही नहीं है. तुमने मुझे एडवांस दे दिया, अभी मुझे ये नहीं पता कि तुम आगे चलकर कौन से गुड्स लोगे या कौन सी सर्विसेज लोगे, अभी मुझे ये भी नहीं पता कि आगे चलकर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होने वाली है. तो सरकार कहती है कि कोई बात नहीं, आप रेट 18% मान लो और उसके हिसाब से आप रिसीट वाउचर इशू कर दो. एंड जो नेचर है वो आप इंटर स्टेट मान लो, नेचर ऑफ सप्लाई इंटर स्टेट मान लो, मतलब आप इंट्रा स्टेट मत मान लो, इंटर स्टेट मान के 18% आईजीएसटी लगा के आप रिसीट वाउचर इशू कर दो. रिफंड वाउचर क्या हुआ? इशूड व्हेन नो सप्लाई इज मेड आफ्टर रिसीविंग द एडवांस पेमेंट. एडवांस पेमेंट आपको मिल गया, ठीक है, लेकिन आपने कुछ सप्लाई नहीं की, तो फिर आप उसका पैसा वापस करोगे. पैसा जब आप वापस करोगे तो आप रिफंड वाउचर इशू करोगे. कंटेन्स सिमिलर डिटेल्स टू द रिसीट वाउचर. तो जो भी ये रिसीट वाउचर वाली डिटेल्स है वही आपको रिफंड वाउचर में भी देनी होगी. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये निकल कर आता है इनवॉइस रिक्वायरमेंट्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज. ठीक है, इनवॉइस रिक्वायरमेंट्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज. ध्यान से देखना, registered person must issue an invoice for supplies from unregistered suppliers under reverse charge. ठीक है, अब builders या promoters must pay GST under reverse charge for supplies not meeting 80% requirement from registered suppliers.
ठीक है, तो यहां पर यही बोला गया था कि 20% से ज्यादा सामान आप अनरजिस्टर्ड लोगों से नहीं खरीदोगे। अगर आपने 20% से ज्यादा सामान अनरजिस्टर्ड लोगों से खरीदा तो 20% से जितना भी एक्सेस सामान आप अनरजिस्टर्ड लोगों से खरीदोगे उसके ऊपर आपका जो भी जीएसटी बनेगा उसका आपको रिवर्स चार्ज में पे करना होगा। दिस वाज सेक्शन 9(4). ठीक है, और तो ये तो हमारा हो गया इनवॉइस रिक्वायरमेंट्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। एंड फिर हमारे पास आता है बिल ऑफ सप्लाई। तो बिल ऑफ सप्लाई क्या हो जाता है, अगर आप किसी को भी नॉन टैक्सेबल या एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हो तो आप टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करते हो, आप उसको बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हो। तो इशूड फॉर एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज या फिर अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर मान लो मैं कॉम्पोजिशन स्कीम वाला सप्लायर हूं तो जब मैं आपको सप्लाई दूंगा तो मैं आपको टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करूंगा, मैं आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करूंगा। ठीक है, it does not include tax rates or amounts. Tax invoice for non-taxable supply treated as bill of supply under GST if another act requires a tax invoice. ठीक है, मान लो कोई दूसरा एक्ट कह रहा है कि नहीं नॉन टैक्सेबल सप्लाई पर भी तुम्हें टैक्स इनवॉइस इशू करनी है तो जीएसटी के लॉ में उसको बिल ऑफ सप्लाई ही माना जाएगा। ठीक है, जीएसटी लॉ में उसको बिल ऑफ सप्लाई ही माना जाएगा। ये देखो इनवॉइस रिक्वायरमेंट्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, बहुत ध्यान से देखना, इसमें अमेंडमेंट भी है। तो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मई 26, सितंबर 26 एंड जनवरी 27। मैं एक बार फटाफट से पानी पी लेता हूं। आई होप आप लोगों को यहां तक की चीजें समझ में आ रही हैं। यस, देखो इनवॉइस रिक्वायरमेंट्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। तो अगर मुझे ही रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना है तो मुझे एक सेल्फ इनवॉइस जनरेट करनी होती है। ठीक है, अगर मुझे रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना है तो मुझे सेल्फ इनवॉइस जनरेट करनी होती है। इसके बारे में हम लोगों ने टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ते वक्त भी बात की थी। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ते वक्त भी बात की थी कि जब मुझे सेल्फ सप्लाई, जब मुझे खुद से ही जीएसटी पे करना है तो मुझे एक सेल्फ इनवॉइस जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब दो चीजें होती हैं, एक तो सेल्फ इनवॉइस में जनरेट करता हूं और दूसरा मुझे पेमेंट वाउचर जनरेट करना होता है। क्योंकि रेसिपिएंट तो मैं हूं ना, मुझे रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना है। ठीक है, तो मैं एक तो सेल्फ इनवॉइस जनरेट करूंगा और दूसरा मैं पेमेंट वाउचर जनरेट करूंगा। पेमेंट वाउचर से यह पता चलेगा कि मैंने सप्लायर को पेमेंट कर दिया। तो जब भी रिवर्स चार्ज में जीएसटी आएगा तो दो चीजें इशू करनी होती हैं, एक तो रिवर्स चार्ज में इनवॉइस जनरेट करनी होती है और एक पेमेंट वाउचर। ठीक है, हम पहले इसके बारे में बात करते हैं। परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर अंडर रिवर्स चार्ज इनवॉइस। लुक एट दिस, रिवर्स चार्ज इनवॉइस इशूड बाय बायर इंस्टेड ऑफ सेलर। ठीक है, नॉर्मली बिल कौन देता है? नॉर्मली बिल सप्लायर देता है। नॉर्मली बिल कौन इशू करता है? नॉर्मली तो बिल सप्लायर इशू करता है ना। लेकिन अगर रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना होता है तो रेसिपिएंट को इनवॉइस जनरेट करनी पड़ती है। कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं? परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स। ठीक है, परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स। अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स वाली कौन सी सिचुएशन है? ये वाली सिचुएशन है 9(4) वाली। ठीक है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर वाली ये वाली सिचुएशन है 9(4) वाली। ये बिल्डर या प्रोमोटर के स्पेशल केसेस। लेस देन 80% इनपुट्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स। अगर 80% से कम रजिस्टर्ड वालों से खरीदा, मतलब 20% से ज्यादा अनरजिस्टर्ड वालों से खरीदा, अगर आपने सीमेंट अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदा या फिर आपने कैपिटल गुड्स आपने परचेज किए उससे भी अनरजिस्टर्ड लोगों से, तो भी आपको रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना होता है अंडर सेक्शन 9(4). ठीक है, तो आपको रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना होता है अंडर सेक्शन 9(4). इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था जब हम लोगों ने चार्ज ऑफ जीएसटी वाला चैप्टर किया था। ठीक है, चार्ज ऑफ जीएसटी वाले चैप्टर करते समय हम लोगों ने इसका डिटेल में डिस्कशन किया था, एकदम डिटेल में। ठीक है, टाइमिंग ऑफ इशू, नाउ दिस इज अ न्यू थिंग। ठीक है, ये एक नया अमेंडमेंट आया हुआ है जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, और हम लोगों ने बात भी की थी जब हम लोगों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला चैप्टर किया था ना, उसके जो हम लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी वहां पर मैंने आपको बताया था। टाइम ऑफ सप्लाई में भी हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी। तो कब इशू करना होता है आपको? विद इन 30 डेज फ्रॉम रिसीट ऑफ गुड्स या सर्विसेज। तो अगर किसी रेसिपिएंट को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना है तो उसको सेल्फ इनवॉइस इशू करने के लिए उसके पास टाइम कितना होता है? विद इन 30 डेज फ्रॉम रिसीट ऑफ गुड्स या सर्विसेज। ठीक है, और उसको करना होता है पेमेंट वाउचर इशू, और उसको क्या इशू करना होता है? और उसको पेमेंट वाउचर भी इशू करना होता है, इशूड व्हेन पेइंग जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। जब वो रिवर्स चार्ज बेसिस पर जीएसटी पे करेगा तो उसको पेमेंट वाउचर इशू करना होगा। पेमेंट वाउचर में ये सारे कंटेंट्स उसको मेंशन करने होंगे। अगेन सेम सी चीजें, सप्लायर का नाम, एड्रेस, जीएसटी आईएन, यूनिक सीरियल नंबर, इशू की डेट, रेसिपिएंट की डिटेल्स, गुड्स या सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन, अमाउंट पेड, जीएसटी रेट एंड अमाउंट, प्लेस एंड स्टेट कोड ऑफ सप्लाई वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी होती है।
ठीक है, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी होती है। ऑलराइट, हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले बिल ऑफ सप्लाई के बारे में भी बात की थी, तो बिल ऑफ सप्लाई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखो, बिल ऑफ सप्लाई कब इशू की जाती है? जब सप्लाई इज जीएसटी एग्जेम्प्टेड, ठीक है, जब सप्लाई पर जीएसटी नहीं लगता तो बिल ऑफ सप्लाई इशू की जाती है। या फिर कॉम्पोजिशन स्कीम वाले जो टैक्स पेयर्स होते हैं वो भी आपको जो भी बिल करते हैं वो उसको भी बिल ऑफ सप्लाई बोला जाता है। बिल ऑफ सप्लाई के क्या क्या कंटेंट्स हैं? वही सप्लायर का नाम, एड्रेस, जीएसटी आईएन, यूनिक सीरियल नंबर, इशू डेट वगैरह वगैरह वगैरह। ये सेम सेम से कंटेंट्स आपके हर जगह पर है, किसी किसी में थोड़ा बहुत कंटेंट बस चेंज होगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नाउ दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इफ सेल इज बिलो 200 रुपीज। अगर 200 रुपए से कम की सेल है तो आपको बिल ऑफ सप्लाई भी इशू करने की कोई जरूरत नहीं है। टैक्स इनवॉइस एज बिल ऑफ सप्लाई, तो इसमें हम लोगों ने यही बोला कि अगर किसी और एक्ट में आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत होती है तो जीएसटी के पर्पस के लिए उसको बिल ऑफ सप्लाई ही माना जाएगा। तो इफ अ टैक्स इनवॉइस और अ सिमिलर डॉक्यूमेंट इज इशूड अंडर अनदर एक्ट फॉर अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई, इट विल बी ट्रीटेड एज बिल ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। जीएसटी के लिए उसको बिल ऑफ सप्लाई ही माना जाएगा। ठीक है, जीएसटी के लिए उसको बिल ऑफ सप्लाई ही माना जाएगा। उसके बाद हम लोगों के पास आते हैं जीएसटी के स्पेशल इनवॉइस रूल्स। ये भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, रूल 54 है ये। ठीक है, जहां पर ये बोला गया है कि आप टैक्स इनवॉइस मत इशू करो, जो भी आप नॉर्मल टिकट वगैरह इशू कर रहे हो उसी को टैक्स इनवॉइस मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये वो वाले रूल्स है, इसको भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो, रिलैक्सेशन फ्रॉम टैक्स इनवॉइस, गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस क्या है? स्पेसिफाई एग्जेम्प्टेड सर्विसेज या गुड्स, अलाउ ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स और वेव इनवॉइस रिक्वायरमेंट। तो वहां पर सरकार ये कह सकती है कि हम ये अलाउ कर सकते हैं कि किसी और प्रकार का डॉक्यूमेंट जो आपने इशू किया उसी को इनवॉइस मान लिया जाएगा। तो वही जैसे हम लोगों ने बात की कि मल्टीप्लेक्सेस के केस में जो मूवी के टिकट्स ये लोग इशू कर रहे हैं उन्हीं टिकट्स को इनवॉइस मान लिया जाता है, उन्हीं टिकट्स को इनवॉइस मान लिया जाता है। देखो, नोटिफाइड सप्लायर्स विद स्पेशल रूल्स, इंश्योरर्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये लोग मंथली कंसोलिडेटेड इनवॉइस दे सकते हैं। इनमें कोई सीरियल नंबर या रेसिपिएंट के एड्रेस की कोई जरूरत नहीं होती है। फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को ऑल्टरनेट डॉक्यूमेंट अलाउड, मतलब जो भी वो कंसाइनर की डिटेल्स करनी होगी, और जो भी नॉर्मल इनवॉइस में लिखना होता है, जो भी नॉर्मल इनवॉइस के पर्टिकुलर्स होते हैं, उसके अलावा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज जब भी अपनी इनवॉइसेस रेज करेंगी तो उनको ये सारी चीजें भी मेंशन करनी होंगी। ग्रॉस वेट ऑफ द बुक्स गुड्स, नेम्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, जीएसटी आईएन ऑफ द रिस्पांसिबल पार्टी। ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में इनवॉइसिंग के रूल्स क्या है? इनवॉइस या फिर बिल ऑफ सप्लाई रिक्वायर्ड विद ट्रांसपोर्ट, मैंडेटरी इफ ई-वे बिल इज नॉट एप्लीकेबल, रेफर चैप्टर ऑन ई-वे बिल। तो ई-वे बिल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग रिवाइज करेंगे वो ई-वे बिल ही होगा। ठीक है, तो अगर ई-वे बिल नहीं है तो फिर ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले को इनवॉइस रेज करनी पड़ती है। फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के बारे में हम लोगों ने बात की कि टिकट को ही इनवॉइस मान लिया जाता है। ठीक है, टिकट को ही इनवॉइस मान लिया जाता है, पैसेंजर का एड्रेस वगैरह डालने की कोई जरूरत नहीं है, बट टिकट शुड कंटेन इन्फॉर्मेशन लाइक सप्लायर्स डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें टिकट में होनी चाहिए। सिमिलरली हम लोगों ने मूवी टिकट्स के बारे में बात की कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक टिकट होता है उसी को इनवॉइस मान लिया जाता है। यहाँ पर भी रेसिपिएंट की डिटेल्स मैंडेटरी नहीं होती हैं, एंड दिस इज एप्लीकेबल ऑप्शनली टू अदर सिनेमा स्क्रीन्स एज वेल। ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल ऑप्शनली टू अदर सिनेमा स्क्रीन्स एज वेल। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं डिलीवरी चालान के बारे में। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे डिलीवरी चालान के बारे में। सर ये डिलीवरी चालान क्या है? तो कई बार ऐसा होता है कि मैंने आपके पास सामान भेजा लेकिन वो भी सप्लाई नहीं है। अगर मैं आपके पास सामान भेज रहा हूं लेकिन वो सप्लाई नहीं है, जैसे सप्लाई इन केस ऑफ सेल ऑफ अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस के केस में जब मैं आपके पास सामान भेजता हूं तो सप्लाई अभी तो हुई नहीं है, सप्लाई बाद में होगी। ठीक है, सप्लाई बाद में होगी, लेकिन अगर रास्ते में गाड़ी को किसी ने चेक किया और कहा कि भाई तुम कौन सा सामान कहां से कहां लेके जा रहे हो, लाओ इसकी इनवॉइस तो दिखाओ, तो वो ड्राइवर बेचारा क्या बताएगा? ड्राइवर कहेगा यार इनवॉइस तो है ही नहीं, सप्लायर ने इनवॉइस दी ही नहीं। क्यों नहीं दी है? क्योंकि अभी ये सप्लाई हुई नहीं है। तो फिर ऐसे केस में डिलीवरी चालान की जरूरत होती है। ठीक है, ऐसे केस में डिलीवरी चालान की जरूरत होती है। तो लुक एट दिस, कब कब डिलीवरी चालान की जरूरत होती है? एक तो लिक्विड गैस के केस में। क्यों? क्योंकि लिक्विड गैस जो है वो रास्ते भर उड़ती हुई जाती है। ठीक है, लिक्विड गैस जो है वो रास्ते भर उड़ती हुई जाती है। तो सपोज एक जगह से दूसरी जगह पर मैं लिक्विड गैस को ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, एक जगह से दूसरी जगह पर मैं लिक्विड गैस को ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं। अभी मैंने इनवॉइस बनाया सपोज एक्स, जो भी उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता होगा, अभी मैंने एक्स लीटर्स का, सपोज लीटर्स मान लेते हैं, तो अभी सपोज मैंने एक्स लीटर्स की इनवॉइस बनाई। ठीक है, या चलो 100 लीटर्स की इनवॉइस बनाई कि 100 लीटर्स ऑफ गैस मैं यहां पर भेज रहा हूं, लिक्विफाइड गैस, 100 लीटर्स ऑफ लिक्विफाइड गैस मैं यहां पर भेज रहा हूं। ठीक है, आपके पास भेज रहा हूं, रास्ते में 20 लीटर उड़ गया। ठीक है, रास्ते में 20 लीटर उड़ गया, तो जो भी रेसिपिएंट है वो मुझे 100 लीटर के पैसे देगा या 80 लीटर के पैसे देगा? तो वो तो मुझे 80 लीटर के पैसे देगा ना।
ठीक है, तो जब मैं भेज रहा हूं तब मैं इनवॉइस बना ही नहीं सकता। जब मैं भेज रहा हूं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या ये जो भी लिक्विड गैस है, तो ये मैं जब भी मैं इसको भेजूंगा तो मैं इनवॉइस बना ही नहीं सकता। दूसरा, जॉब वर्क ट्रांसपोर्टेशन, अगर मैं अपना सामान भेज रहा हूं रिपेयर वगैरह के लिए, ठीक है, अगर मैं अपना सामान भेज रहा हूं रिपेयर वगैरह के लिए, तो भी ये क्या हो जाता है, तो भी इनवॉइस नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, इनवॉइस नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, टेस्टिंग और एग्जीबिशन, अगर सामान सिर्फ टेस्टिंग वगैरह के लिए भेजा जा रहा है तो भी डिलीवरी चालान की जरूरत होती है, और बाकी अदर नोटिफाइड केसेस है वहां पर भी डिलीवरी चालान की जरूरत होती है। इन दीज केसेस इंस्टेड ऑफ इशूइंग अ टैक्स इनवॉइस द कंसाइनर कैन इशू अ डिलीवरी चालान। तो ऐसे केसेस में कंसाइनर एक डिलीवरी चालान इशू कर सकता है। डिलीवरी चालान में क्या क्या डिटेल्स होती हैं, तो डेट और सीरियल नंबर होगा, कंसाइनर का GST-IN होगा, HSN कोड होगा, गुड्स का डिस्क्रिप्शन होगा, क्वांटिटी एंड टैक्सेबल वैल्यू होगी, टैक्स रेट और अमाउंट होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, सिग्नेचर वगैरह, ये सारी चीजें होंगी। कितनी कॉपीज चाहिए होती हैं, 3 कॉपीज चाहिए होती हैं, ओरिजिनल रेसिपिएंट के लिए, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर के लिए, और तीसरी वाली कंसाइनर के लिए। ठीक है, अब देखो, declaration in e-way bill is required if the goods are transported using a delivery चालान instead of an invoice। जब भी आप सामान एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ई-वे बिल का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम अगले चैप्टर में डिटेल में ई-वे बिल के बारे में बात करेंगे, मैं अभी आपको छोटा सा एक बता देता हूं। तो ई-वे बिल बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। ठीक है, E-way bill is nothing but an electronic way bill. Now what is a way bill? Way bill एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये मेंशन होता है कि सामान कहां से ले जाया जा रहा है, कहां तक ले जाया जा रहा है, सामान में क्या क्या है, सामान की वैल्यू क्या क्या है। ठीक है, ट्रक्स से जब सामान एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो रास्ते में नाकाबंदी वाले पुलिस वाले लोग ट्रक्स की चेकिंग करते हैं कि कहीं कोई इलीगल गुड्स तो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे, और फिर ट्रक ड्राइवर के पास ये एक वे बिल होता है। ट्रक ड्राइवर के पास क्या होता है, ये एक वे बिल होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन रहती है, क्या क्या सामान है, कहां से आ रहा है, कहां को जा रहा है, कितनी वैल्यू है, वगैरह वगैरह। और जब ये वे बिल इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट किया जाता है तो इसको ई वे बिल बोला जाता है। ठीक है, अभी कुछ महीनों पहले आई बॉट अ कंप्यूटर, अच्छा इसकी वैल्यू होती है 50,000 रुपीज से ऊपर के अगर सामान आप इधर से उधर लेके जाओगे तो इसको तो यहां पर ई वे बिल की जरूरत हो जाती है। ठीक है, 50,000 रुपीज से ऊपर का सामान अगर आप इधर से उधर लेके जाते हो तो फिर ई-वे बिल की जरूरत आपके हो जाती है। तो अ फ्यू मंथ्स अगो आई बॉट दिस कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर पे ये आप लोगों की क्लासेस में ले रहा हूँ, इस कंप्यूटर को मैंने लिया था। तो ये कंप्यूटर मैंने लिया था और ये 2 लाख रुपीज का कंप्यूटर आया था। ठीक है, आई बॉट अ कंप्यूटर विद अ वेरी हाई कॉन्फ़िगरेशन कि यार ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर वगैरह सब कुछ चाहिए होती है, तो आई बॉट अ कंप्यूटर, उसमें 2 लाख रुपीज का कंप्यूटर था। एंड द सप्लायर्स गिव मी द ई-वे बिल ऑल्सो, तो मेरे पास इसका भी ई-वे बिल रखा हुआ है। ऑल्सो कुछ ही महीनों पहले मैंने ये वाला कैमरा भी खरीदा है, जिसकी आंखों में आंखें डालकर मैं अभी आप लोगों की क्लास ले रहा हूं। ठीक है, तो ये वाला कैमरा भी, दिस कैमरा कॉस्टेड मी अराउंड 1 लाख रुपीज और समथिंग। तो यहां पर भी क्योंकि 50,000 रुपीज से ऊपर की वैल्यू हो गई थी, तो इसके साथ भी मुझे एक ई-वे बिल मिला था। ठीक है, इसके साथ भी एक ई-वे बिल मिला था। ऑलराइट, तो डिक्लेरेशन इन ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड इफ द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड यूजिंग अ डिलीवरी चालान इंस्टेड ऑफ अ टैक्स इनवॉइस। तो ई-वे बिल के बारे में हम लोगों ने बात कर ली कि ई-वे बिल होता क्या है। तो अगर इनवॉइस की जगह पर डिलीवरी चालान के थ्रू गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो ई-वे बिल में इसका भी डिक्लेरेशन मेंशन होता है। ठीक है, ई-वे बिल में इसका भी डिक्लेरेशन मेंशन होता है। मैंने कंप्यूटर खरीदा, सप्लायर ने मुझे इनवॉइस दी, इनवॉइस के साथ साथ ई-वे बिल दिया। ठीक है, मैंने कंप्यूटर खरीदा, सप्लायर ने मुझे इनवॉइस दी, इनवॉइस के साथ साथ ई-वे बिल दिया, तो उस ई-वे बिल पर इनवॉइस की डिटेल्स मेंशन थी, उस ई-वे बिल पर इनवॉइस की डिटेल्स मेंशन थी। लेकिन अगर मान लो इनवॉइस नहीं देता, वो सिर्फ एक डिलीवरी चालान दे देता, तो उस ई-वे बिल पर डिलीवरी चालान वाली डिटेल्स मेंशन होती। ठीक है, ऑलराइट, व्हेन गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फॉर सप्लाई to the recipient, but the tax invoice couldn't be issued at the time of removing the goods, the supplier is required to issue the tax invoice after the delivery of goods. This is very commonsensical, इसमें समझाने का कुछ नहीं है। ट्रांसपोर्ट इन CKD, SKD और बैचेस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन CKD, SKD और बैचेस। CKD का मतलब होता है कंप्लीटली नॉक डाउन, और SKD का मतलब होता है सेमी नॉक डाउन। ठीक है, कंप्लीटली नॉकडाउन मतलब तो आपके पास सिर्फ छोटे छोटे पार्ट्स आए हैं, और सेमी नॉकडाउन का मतलब थोड़े थोड़े पार्ट्स असेंबल होकर आए हैं और फाइनली आपको सारी चीजें एक साथ असेंबल करनी होंगी। ठीक है, तो सेमी नॉकडाउन या कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन में अगर आपके पास सामान भेजा जाता है, ठीक है, तो फिर उसमें कैसा होता है, इनवॉइस बिफोर द फर्स्ट डिस्पैच, पहला जो डिस्पैच है उससे पहले इनवॉइस जनरेट हो जानी चाहिए। सब्सिक्वेंट डिस्पैचेस यूज डिलीवरी चालान, तो जो पहली वाली आपको पहला वाला जो डिस्पैच होगा उसके साथ इनवॉइस भेजी जाएगी, उसके बाद जो भी डिस्पैचेस होंगे वहां पर डिलीवरी चालान भेजा जाएगा, एंड ओरिजिनल इनवॉइस जो है वो आखिरी बैच के साथ भेजी जाएगी। जो आखिरी इंस्टॉलेशन आपको जाएगा, जो आखिरी लॉट आपके पास जाएगा, उसके साथ ओरिजिनल इनवॉइस आप लोगों को भेजी जाएगी। ठीक है, उसके साथ आपको ओरिजिनल इनवॉइस भेजी जाएगी। अब यहां पर आते हैं हम लोग गुड्स ऑन अप्रूवल या रिटर्न बेसिस।
ठीक है, गुड्स ऑन अप्रूवल या रिटर्न बेसिस। तो ये देखो, suppliers like jewelers may sometimes take goods to different locations or states for customers to see and approve before buying. ठीक है, since it's unclear if buyers will actually buy the goods, suppliers can't issue a tax invoice in advance. Instead they use a delivery challan along with an e-way bill. ठीक है, तो e-way bill के साथ साथ वो लोग डिलीवरी चालान लेकर जाते हैं while transporting these goods. Interstate considered as IGST supply. When a customer confirms a purchase, suppliers issue the tax invoice immediately. जैसे ही कस्टमर ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है अग्रीड है, तो टैक्स इनवॉइस तुरंत इशू हो जाती है. Moving goods from one state to another for approval purposes counts as interstate supply, meaning integrated IGST applies. ठीक है, अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेकर जा रहे हो तो फिर वो उसको इंटरस्टेट सप्लाई मान लिया जाता है और उस पर IGST लग जाता है. ठीक है, उस पर IGST लग जाता है. उसके बाद यहां पर आते हैं आर्ट वर्क एंड गैलरी ट्रांजैक्शंस. आर्ट वर्क एंड गैलरी ट्रांजैक्शंस में भी क्या हो गया कि यहां पर भी जो भी मूवमेंट होता है, पेंटर ने पेंटिंग की और पेंटर की पेंटिंग जा रही है आर्ट गैलरी में, तो यहां पर मूवमेंट हो रहा है, यहां पर अभी सप्लाई नहीं हुई. आर्ट गैलरी में जब कोई अमीर सा बंदा आएगा, उसकी पेंटिंग पसंद करके लेगा, तब जाकर सप्लाई होगी. तो जो भी पेंटिंग का मूवमेंट होगा वो डिलीवरी चालान के बेसिस पर होगा. तो आर्ट वर्क ऑन अप्रूवल बेसिस, मूवमेंट यूजिंग डिलीवरी चालान, ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड इफ एप्लीकेबल, इनवॉइस इज इश्यूड अपॉन कंफर्म्ड सेल. ठीक है, उसके बाद आती है हमारी इंटरस्टेट सप्लाई. आर्टवर्क सेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. आर्टवर्क जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंचाया जाता है. कंसिडर्ड इंटरस्टेट सप्लाई, इट इज कंसिडर्ड एज इंटरस्टेट सप्लाई, अट्रैक्ट्स इंटीग्रेटेड जीएसटी. ठीक है, तो ये भी हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आर्टवर्क सप्लाइज टू गैलरीज, एग्जीबिशन नॉट इनिशियली टैक्सेबल, जीएसटी एप्लीकेबल अपॉन बायर सेलेक्टिंग द आर्टवर्क, बायर पेज जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेज. ये सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है. ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को मालूम है. सिमिलर वे में यहां पर ये भी आ जाता है गुड्स सेंट अब्रॉड फॉर एग्जीबिशन. ठीक है, गुड्स सेंट अब्रॉड फॉर एग्जीबिशन. तो इनिशियली तो सप्लाई नहीं माना जाता क्योंकि कोई पेमेंट आपको मिलता नहीं है. इसको जीरो रेटेड सप्लाई भी नहीं माना जाता है. जीरो रेटेड सप्लाईज कौन सी होती हैं? एक्सपोर्ट वाली होती है, या फिर अगर आप एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर को सप्लाई करते हो तो उसको जीरो रेटेड सप्लाई कहा जाता है. लेकिन जब आप सिर्फ भेज रहे हो, ठीक है, आप सिर्फ एग्जिबिट करने के लिए अपने गुड्स को इधर से इंडिया के बाहर भेज रहे हो, तो इसको जीरो रेटेड सप्लाई भी नहीं माना जाएगा. रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड डॉक्यूमेंट्स, तो स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स आपको बनाने पड़ेंगे, डिलीवरी चालान के थ्रू आपको करना पड़ेगा. एंड नो बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग रिक्वायर्ड इनिशियली. इनिशियली किसी बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की जरूरत नहीं होती है. जब सप्लाई होती है तो फिर क्या होता है, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर अगर सप्लाई हो गई तो इनवॉइस इशू कर दो. अगर 6 महीने के अंदर अंदर नहीं हुई तो जैसे ही 6 महीने एक्सपायर होते हैं तो भी आपको इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी. ठीक है. Must sell or return the goods within 6 months. Deemed supply if neither sold nor returned within 6 months. Supply upon actual sale abroad within 6 months. यहां पर इनवॉइस की क्या क्या रूल्स है? इनवॉइस इशूड अपॉन एक्चुअल सेल अब्रॉड, इनवॉइस इशूड आफ्टर 6 months इफ अनसोल्ड एंड नॉट रिटर्न. ठीक है, ये सारी चीजें सेम रिपीट सी हो रही हैं, हम लोग मालूम है हम लोगों को. ये रिफंड क्लैरिफिकेशंस, नो रिफंड एट सेंडिंग स्टेज. ठीक है, रिफंड का मतलब क्या हो जाता है? रिफंड का मतलब ये होता है कि जो भी आपने सामान बाहर भेजा, उस सामान को यूज करने के लिए आपने कुछ इनपुट्स लिए होंगे और उन इनपुट्स का क्रेडिट आपको मिला नहीं होगा. उन इनपुट्स का क्रेडिट आपको मिलेगा नहीं, तो उन इनपुट्स का आपको रिफंड मिलता है. हम लोगों ने जब सप्लाई अंडर जीएसटी वाला चैप्टर किया तो वहां पर मैंने आपको जीरो रेटेड सप्लाई का पूरा कॉन्सेप्ट बताया था कि आइडियली जो भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई या एग्जेम्प्ट सप्लाईज होती हैं उनमें क्या पंगा होता है, या नील रेटेड सप्लाईज होती हैं उनमें पंगा क्या होता है कि मेरी जो सप्लाई है, मेरी जो आउटपुट सप्लाई है उस पर तो जीएसटी लग नहीं रहा, तो मैं आउटपुट जीएसटी तो कलेक्ट कर नहीं रहा, तो मेरी आउटपुट जीएसटी वाली लायबिलिटी ही नहीं आ रही. और इनपुट जीएसटी में दे चुका हूं, इनपुट जीएसटी का मैं क्रेडिट कैसे लूंगा जब तक मेरी आउटपुट जीएसटी की लायबिलिटी नहीं अराइज होगी. तो एंटायर सप्लाई चेन इज नॉट ट्रूली एग्जेम्प्ट. लेकिन एक्सपोर्ट्स अगर हम लोग करते हैं या फिर अगर हम एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर को सप्लाई करते हैं, तो यहां पर लॉ कहता है कि ठीक है, अगर तुमने इन लोगों को सप्लाई किया तो ऑब्वियसली बात है तुम उन लोगों से तो आउटपुट जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, अगर तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो तुम उन लोगों से आउटपुट जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते. तो लेकिन जो भी तुमने इनपुट्स पर जीएसटी दिया है उसका तुमको रिफंड मिल जाएगा, उसका तुमको रिफंड मिल जाएगा. तो यहां पर वही बोला जा रहा है कि नो रिफंड एट सेंडिंग स्टेज. इनपुट्स पर जो भी तुमने जीएसटी दिया है उसका रिफंड तुमको सेंडिंग के स्टेज पे नहीं मिलेगा. जब सप्लाई हो जाएगी तभी वो जीरो रेटेड सप्लाई कंसिडर की जाएगी और तभी तुमको उसका क्रेडिट मिलेगा. रिफंड अलाउड ओनली ऑन सप्लाई या फिर डीम्ड सप्लाई. ठीक है, रूल 96 रिफंड नॉट एप्लीकेबल. व्हाट इज रूल 96? इट प्रोवाइड्स ऑटोमेटिक रिफंड्स ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स या सर्विसेज. रिफंड अप्लाइज ओनली इफ आईजीएसटी वाज इनिशियली पेड. नॉट एप्लीकेबल व्हेन एक्सपोर्ट्स अकर अंडर बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग. ये सब वैसे भी आप सीए फाइनल में पढ़ोगे, यहां के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, अब ये एग्जांपल है, इसमें कुछ नहीं है, इसको आप लोग अपने आप से देख सकते हो. एंड देन वी हैव द लास्ट टॉपिक विद अस एंड दिस इज क्रेडिट या फिर डेबिट नोट्स. ठीक है, अब क्रेडिट या डेबिट नोट का कॉन्सेप्ट ना बहुत ही सिंपल सा होता है. क्रेडिट या डेबिट नोट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल सा है. मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं. ठीक है, लेट मी टेल यू विद एन एग्जांपल.
एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं, ठीक है। सपोज मैंने कुछ गुड्स बेचे सुनंद को, ठीक है, सपोज मैंने कुछ गुड्स बेचे सुनंद को, तो मैं जर्नल एंट्री क्या पास करूंगा, सुनंद डेबिट टू गुड्स, मतलब सुनंद डेबिट टू सेल्स, ठीक है, सुनंद डेबिट टू सेल्स, ठीक है, सुनंद डेबिट टू सेल्स, लेट्स से 1 लाख रुपए और यहां पर भी 1 लाख रुपए, ठीक है। तो सुनंद डेबिट टू सेल्स 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। बाद में मुझे रियलाइज हुआ यार मैं जीएसटी तो चार्ज करना भूल ही गया, मैं जीएसटी तो सुनंद से चार्ज करना भूल ही गया। तो मैंने सुनंद को फोन किया, मैंने कहा यार सुन 18,000 रुपए तुझे और देने पड़ेंगे, वो जीएसटी में चार्ज करना ही भूल गया। सुनंद ने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे भेज दो। तो अब मैं जर्नल एंट्री क्या करूंगा, मैं ये करूंगा सुनंद डेबिट टू जीएसटी पेएबल, क्योंकि मेरे लिए तो लायबिलिटी है, मुझे सुनंद से जो 18,000 रुपए मिलेंगे वो मुझे सरकार को देने होंगे, ठीक है। तो मेरे लिए तो ये लायबिलिटी होगी, ठीक है ना, मेरे लिए तो ये लायबिलिटी होगी। अब मैं सुनंद को ये वाली जर्नल एंट्री पास करने के बाद मैं उससे बोलूंगा देख सुनंद मैंने तेरे को डेबिट कर दिया है, तो मैं सुनंद को एक नोट दूंगा जिसपे मैं बताऊंगा सुनंद को कि भाई मैं आपको डेबिट कर चुका हूं, और इसीलिए इसको डेबिट नोट कहा जाता है, इसीलिए इसको डेबिट नोट कहा जाता है, राइट। सिमिलरली अगर मान लो कोई वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, मान लो 1 लाख रुपए की है और वो एक्चुअली 1,10,000 रुपए की सेल होनी थी, मैंने इसको रिकॉर्ड 1 लाख पे ही किया, तो मैं सुनंद से बोलूंगा कि यार 1,10,000 रुपए, 10,000 रुपए और देने पड़ेंगे, तो मैं सुनंद को डेबिट करूंगा। जब जब मैं सुनंद को डेबिट करके उसको इन्फॉर्म करूंगा तो वो होता है डेबिट नोट, ठीक है। और जब जब मैं सुनंद की वैल्यू कम करके उसको इन्फॉर्म करूंगा तो वो हो जाएगा क्रेडिट नोट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर सुनंद को 1 लाख रुपए से डेबिट किया, बाद में मुझे रियलाइज हुआ यार 10,000 का तो मुझे सुनंद को डिस्काउंट देना था, डिस्काउंट तो मैं दे ही नहीं पाया सुनंद को, ठीक है। बाद में मुझे लगा कि यार सुनंद को मुझे 10,000 रुपए का डिस्काउंट देना था, डिस्काउंट देना ही मैं भूल गया। तो मैं सुनंद को बोलूंगा कि भाई तुझे 1 लाख रुपए नहीं देने, तू सिर्फ 90,000 रुपए दे, पर मैं अपनी बुक्स में तो 1 लाख रुपए डेबिट कर चुका हूं। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं यहां पर कर दूंगा सेल्स रिटर्न डेबिट टू सुनंद, मैं जर्नल एंट्री कर दूंगा सेल्स रिटर्न डेबिट टू सुनंद 10,000 रुपए या 10,000, या सेल्स रिटर्न क्यों करूंगा, मैं डिस्काउंट कर दूंगा, ठीक है। दिस इज नॉट सेल्स रिटर्न, दिस इज डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, दिस इज डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सुनंद। तो अब मैंने सुनंद को 10,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया, तो मैं उसको क्रेडिट नोट दूंगा, ठीक है, मैं उसको क्रेडिट नोट दूंगा, राइट। ध्यान से मेरी बात सुनना, जब मैंने सुनंद को 1 लाख रुपए से डेबिट किया तो 18,000 रुपए की जीएसटी की लायबिलिटी बन गई मेरी, क्यों, क्योंकि 18,000 रुपए आई विल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। लेकिन जब मैंने सुनंद को 10,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया तो इस 10,000 रुपए के ऊपर जो 1,800 का जीएसटी है वो अब मुझे सरकार को पे करने की जरूरत नहीं है। पहले 18,000 रुपए मुझे सरकार को पे करना था, लेकिन अब इस 10,000 रुपए के अगेंस्ट जो 1,800 रुपए का जीएसटी होगा वो तो मुझे पे करने की जरूरत नहीं है, तो उसका मुझे रिवर्सल मिल जाएगा, ठीक है। मतलब अपनी टैक्सेबल वैल्यू में से, जो मेरी टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख रुपए थी, उसमें से मैं 10,000 रुपए माइनस कर सकता हूं और मेरी जीएसटी की लायबिलिटी भी 1,800 रुपए से कम हो जाएगी। मेरी जीएसटी की लायबिलिटी 1,800 रुपए से कम हो जाएगी, बशर्ते, और यहीं पर अमेंडमेंट आया है, बशर्ते जो सुनंद है वो इसका क्रेडिट ना ले चुका हो, ठीक है। मैंने अगर 18,000 रुपए की आउटपुट लायबिलिटी यहां पर रिकॉर्ड की हुई है और मैं 10,000 रुपए माइनस कर रहा हूं, तो मुझे जीएसटी 1,800 रुपए कम पे करना पड़ेगा। बट अगर सुनंद ऑलरेडी 18,000 रुपए का क्रेडिट ले चुका है तो क्या मुझे सरकार रिवर्स करने देगी? सरकार नहीं रिवर्स करने देगी, सरकार बोलेगी तू सुनंद से निपट भाई, सरकार बोलेगी तू सुनंद से निपट, ठीक है। तो यही है पूरा का पूरा गेम। देखो क्रेडिट नोट क्या हो गया, क्रेडिट नोट मतलब क्या हो गया कि जब आपको मैंने सप्लाई की और जिस वैल्यू पर मैंने आपको सप्लाई की वो वैल्यू कम होनी है, मतलब आई इनिशियली डेबिटेड you, but now I need to credit you. If I need to credit you, I'll credit you and I'll give you a credit note. And this has to be a GST का credit note. This has दो तरह के क्रेडिट नोट्स होते हैं, एक तो फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट होता है और दूसरा जीएसटी का क्रेडिट नोट होता है। फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। हम यहां पर बात कर रहे हैं जीएसटी के क्रेडिट नोट के बारे में। क्यों? क्योंकि इस जीएसटी के क्रेडिट नोट को भी मुझे अगले महीने जब मैं जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा तो उसमें मुझे दिखाना होगा, ठीक है। ये जो जीएसटी वाला क्रेडिट नोट है, अगले महीने जब मैं अपना जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा तो उस जीएसटीआर 1 में मुझे दिखाना होगा कि देखो इतने इतने की मैंने इनवॉइसेस रेज की और इतने के इतने का मैंने क्रेडिट नोट रेज किया, तो मुझे दोनों चीजें दिखानी होंगी, राइट।
रीजंस टू इश्यू क्या है? इनवॉइस वैल्यू हायर देन एक्चुअल, वही जो अभी मैंने आपको दिया कि 1 लाख रुपए की मैंने इनवॉइस रेस कर दी, 90,000 की करनी थी, तो 10,000 रुपए से मुझे उसको क्रेडिट करना है, तो मैं क्रेडिट नोट इश्यू करूंगा। टैक्स हायर देन एक्चुअल, मान लो मैंने जीएसटी लगा दिया 18% के रेट से, पता लगा लगाना था 12% के रेट से, तो जो 6% मैंने एक्स्ट्रा लगाया उससे कम करना पड़ेगा, तो क्रेडिट करूंगा, क्रेडिट नोट दूंगा। गुड्स रिटर्न, मान लो सुनंद कोई सामान वापस करता है, तो जर्नल एंट्री क्या पास करूंगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुनंद, तो सुनंद को क्रेडिट किया, तो क्रेडिट नोट इश्यू करना होगा। या फिर डेफिशिएंट गुड्स या सर्विसेज, अगर डेफिशिएंट गुड्स या सर्विसेज निकली उसके पास, तो वो उसका पैसा थोड़ी देगा, तो मुझे उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो मैं उसको क्रेडिट नोट दूंगा। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, रिपोर्टेड इन द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ इशू। ठीक है, जिस महीने मैंने क्रेडिट नोट दिया उसके अगले महीने मुझे इसको रिपोर्ट करना होगा। मैक्सिमम कब तक मैं रिपोर्ट कर सकता हूं? अगले साल के 30 नवंबर तक। ठीक है, डेडलाइन अर्लियर ऑफ 30th नवंबर आफ्टर फाइनेंशियल ईयर एंड, या फिर एनुअल रिटर्न फाइलिंग। राइट, जो इनवॉइस वाला है, जो सेक्शन 16 में हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहां पर एक अमेंडमेंट आया है, जो सेक्शन 34(2) है, इसमें एक छोटू सा अमेंडमेंट आया है, वो यही वाला अमेंडमेंट है कि मेरी टैक्सेबल वैल्यू रिड्यूस तब तक नहीं होगी जब तक वो सामने वाला क्रेडिट को रिवर्स नहीं करेगा। सुनंद उस क्रेडिट को जब तक रिवर्स नहीं करेगा तब तक मेरी टैक्सेबल वैल्यू कम नहीं होगी। आई विल हैव टू पे जीएसटी एट 18,000 रुपीज ओनली टू द गवर्नमेंट। So the amended section 34(2) of the CGST Act allows the supplier to reduce their output tax liability via a credit note only if the registered recipient reverses the corresponding input tax credit in case of B2B supplies। ठीक है, B2B सप्लाई के केस में ये मुझे उसकी टैक्स लाइबिलिटी कम कब करने के लिए मिलेगी? जब वो क्रेडिट को रिवर्स कर देगा तब। लेकिन अगर मान लो सुनंद अनरजिस्टर्ड है, तो अगर सुनंद अनरजिस्टर्ड है तो मुझे जितना मैं एक्सेस ले चुका हूं उस पर जो भी जीएसटी एक्सेस लिया वो जीएसटी सुनंद को रिफंड करना पड़ेगा, मतलब मुझे सुनंद को वो जीएसटी वापस देना पड़ेगा। ठीक है, B2C में। और इफ द जीएसटी इज फुल्ली रिफंडेड टू एन अनरजिस्टर्ड बायर इन केस ऑफ B2C सप्लाईज। ठीक है, तो अगर B2B सप्लाई है और ये अमेंडमेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अगर B2B सप्लाई है तो मुझे क्रेडिट नोट इश्यू करने पर आउटपुट लायबिलिटी का रिडक्शन तभी मिलेगा अगर रेसिपिएंट ने इस आईटीसी को रिवर्स कर दिया होगा तो। और अगर B2C सप्लाई है तो क्रेडिट नोट इश्यू करने पर मुझे मेरी आउटपुट लायबिलिटी कम तभी होगी जब वो एक्सेस जीएसटी में उसको वापस कर दूंगा। टैक्स एडजस्टमेंट रेस्ट्रिक्शन देखो, इफ द सप्लायर हैज ऑलरेडी कलेक्टेड एंड डिपॉजिट जीएसटी विद द गवर्नमेंट, मान लो मैंने जीएसटी कलेक्ट करके सरकार को जमा भी कर दिया, he can't later reduce that tax amount in his liability even if giving discounts or adjustments later। मैं अगर सरकार को ऑलरेडी जमा कर चुका हूं तो फिर बाद में मैं उसका वापस नहीं मांग सकता, रिडक्शन नहीं ले सकता। जो सेकेंडरी डिस्काउंट्स होते हैं वो तो टैक्स एडजस्टेबल नहीं होते, कमर्शियल क्रेडिट नोट्स अलाउ होते हैं, कमर्शियल क्रेडिट नोट्स जीएसटी वाले क्रेडिट नोट्स नहीं होते। जो सेकेंडरी डिस्काउंट्स है उससे तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कम नहीं ही होती है, वो हम लोगों ने वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ा है। ठीक है, ये था हमारा क्रेडिट नोट। अब डेबिट नोट्स के बारे में भी हम लोगों ने बात की। डेबिट नोट्स हम लोग कब इशू करते हैं? जब इनवॉइस वैल्यू इज लोअर देन एक्चुअल। ठीक है, तो जब अगर मान लो मैंने 1 लाख रुपए की इनवॉइस रेस की और मुझे आपसे 1,20,000 रुपए लेने थे, तो 20,000 रुपीज से मैं आपको और डेबिट करूंगा। जब मैं आपको 20,000 रुपीज से और डेबिट करूंगा तो मैं आपको एक डेबिट नोट इशू करूंगा। ठीक है, या फिर जब टैक्स लोअर देन एक्चुअल हो गया, मैंने 18% के रेट से जीएसटी लगाया, जीएसटी लगना था 28% के रेट से, तो 10% जीएसटी आपसे और चार्ज करना होगा, तो आपको 10% वाले जीएसटी अमाउंट से डेबिट करूंगा, तो डेबिट नोट इशू करूंगा। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स वही है, रिपोर्ट इन द मंथ ऑफ इशू, एडजस्ट टैक्स लायबिलिटी अकॉर्डिंगली, इसको सप्लीमेंट्री इनवॉइस भी कहा जाता है। और ये जो भी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू होते हैं, इन दोनों में ये सारे पर्टिकुलर्स मेंशन होने चाहिए। सप्लायर का नाम, जीएसटीआईएन एड्रेस, रेसिपिएंट का नाम, जीएसटीआईएन एड्रेस, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट क्रेडिट या डेबिट नोट, यूनिक सीरियल नंबर, डेट ऑफ इशू, रेफरेंस इनवॉइस या बिल डिटेल्स, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रेट, टैक्स अमाउंट, सिग्नेचर ऑफ सप्लायर या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। और इसी के साथ हम लोगों का टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट या डेबिट नोट वाला चैप्टर भी आकर यहां पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को फायदा फील हुआ होगा। यस, अब आपको स्कैनर से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आपको सेल्फ स्टडी बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की तो फिर आपकी प्रिपरेशन पूरी ही नहीं हो पाई है। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। आई विल सी यू गाइस टुमारो एट 9 PM। टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।